हम टीचर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, लेकिन हम कपड़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। कपड़े हमें ब्रांडेड चाहिए, टीचर हमें कोई भी चल जाएगा, सही बात है। गाड़ी हमें बढ़िया चाहिए, पढ़ाने वाला कोई भी चल जाएगा। दैट्स वाई द प्रॉब्लम इज देयर कि पंजाब में 8 बच्चे IAS में सिलेक्ट हो रहे हैं, हरियाणा में 35 है, यूपी में 100 के आसपास है। Today's guest is a very special person. His name is Lachman Singh Maluka and here's a list of awards he got. The Pride of Nation Award, Bharat Vibhushan Samman, Punjab Achievers Award, Global Icon Award and Indian Icon Award. And soon will be recommended for many more awards. Let's start with the journey of Mr. Lachman Singh Maluka. इतने पैसे तो हैं हमारे पंजाबियों के पास कि हम उनको पैसे लगा के हम कनाडा ऑस्ट्रेलिया भेज सकते हैं, उसके बाद कुछ भी कर रहा है, दैट इज टोटल डिफरेंट एस्पेक्ट। थर्ड थिंग आई वुड से इज लैक ऑफ अवेयरनेस इन द रीजन ऑफ पंजाब। ठीक है, हमें UPSC का पता ही नहीं क्या होता है, हमें IAS का नहीं पता क्या होता है, हमें लगता है कि IELTS सब चीज़ है, IELTS सब चीज़ है, बस कनाडा जाना है, हमें कनाडा जाना है। तो वो शोशाबाजी ज़्यादा हो गया rather than finding a right opportunity for the kid and even the kids are like that sometimes. हम 40 लाख रुपए सौरभ लगा रहे हैं अपने बच्चों को दूर भेजने के लिए, लेकिन हमारे बच्चे, हमारे पेरेंट के पास 15 लाख रुपए नहीं है अपने बेटे को काम यहाँ पे सेटअप करवाने के लिए। यहाँ पे आप 15-20 लाख रुपए लगा के अपना बेटा, अपनी बेटी आपके पास रहो, कल को जब जरूरत पड़ेगी ही और शी वुड बी देयर। गारंटी ले सकते हैं, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, अगर तुम हमारे पास अच्छे तरीके से पढ़ोगे, तुम्हारा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, हम पैसे वापस करेंगे। एंड मेंस में अगर हमारे पढ़ाई में से 80% क्वेश्चंस नहीं आते तो भी हम पैसे वापस करेंगे। ओके, व्हाट आई एम सेइंग इज कि पिछले 60 साल में ये क्यों नहीं कर पाया था, हमसे पहले 70 साल में क्यों नहीं कर पाया था? क्या नीयत की कमी थी? करप्शन, फॉर एग्जांपल राजीव गांधी ने बोला था एज अ प्राइम मिनिस्टर कि 100 में से सिर्फ 19 पैसा, यानी कि 1 रुपए में से सिर्फ 19 पैसा ही नीचे जाते हैं, 81 पैसे पूरे का पूरा गायब हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दी सक्सेस प्रूफ पॉडकास्ट सीजन 2। दिस इज़ एपिसोड 8। वैसे तो हमने बोला था कि एपिसोड 7 के बाद और एपिसोड नहीं आएगा, बट हमारे पास 4 गेस्ट और थे लाइनअप एंड हमने सोचा क्यों ना इस सीज़न को थोड़ा आगे खींचा जाए। सो टुडेज गेस्ट इज़ अ वेरी स्पेशल पर्सन। हिज नेम इज़ लक्ष्मण सिंह मलुका, a young champion who wanted to become an IAS officer, prepared for UPSC for long 3 to 5 years, cleared the exam twice but could not crack the interview somehow. पूरी मेहनत किया बट लक ने शायद उस दिन साथ नहीं दिया, हिम्मत नहीं छोड़ी। अब उन्होंने सोचा कि क्यों ना उन स्टूडेंट्स की मदद की जाए जो वो जर्नी अभी करने वाले हैं, क्योंकि हर इंसान जो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करता है वो बहुत सारी गलतियाँ करता है और उसे बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं, जिसकी वजह से भी वो बड़े ड्रीम्स को अचीव नहीं कर पाता है। सो ही स्टार्टेड विथ मलुका IAS अकेडमी इन 2016 with a small room with a small set of students. Today they are opening 17th branch across North India. So 17 branches, 6,000 plus students in the physical facilities, thousands of more students in the online segment, and it is a massive success. I've met him multiple times before this podcast and every time I learned something new. This podcast, we will cover 2-3 different things. One is definitely the journey of the making of Maluka IAS. Second, we will talk for all the IAS aspirants or UPSC aspirants about the preparation, about the journey, about coaching and your attitude, behavior and communication skills. And then we will talk for the aspiring entrepreneurs in the education as industry, people who want to open coaching institutes and scale it from there, or maybe go into the edtech segment of education. Just to set the context, 17 different franchisees, 17 branches across Punjab and different areas. He is also starting something called AI for Globe. He is also part of an organic agriculture venture. This is not just now a journey of IAS. He's a serial entrepreneur investing his money into different spaces. And here's a list of awards he got for that, okay? The Pride of Nation Award, Bharat Vibhushan Samman, Punjab Achievers Award, Global Icon Award and Indian Icon Award. And soon will be recommended for many more awards. So 17 years of experience I will try to block in this 1.5 hours. Do grasp the knowledge in detail.
And if you are our listener, we have brought something really, really amazing for you. We recently closed a new collaboration with a co-working space, which is across India. So if you are an entrepreneur looking for a great co-working space, we have brought you heavy discounts, up to 25% discount. So you will find all the details in the description. If you want to look smart like me, you will find a link for the formal club in your description with a discount code. And we have another many offers for the community. So do join the Success Brew community before you start listening to this podcast. Share it with someone who may need this. And let's start with the journey of Mr. Lakshman Singh Maluk. Sir, welcome to the Success Brew podcast. Thank you, sir. It's a pleasure to have you here today and talking about education as a business, as an industry, as something that transforms a lot of lives. Education, I personally believe, is a noble cause. So as we say in Punjabi, nale pulna, nale phaliyan. I mean, for example, while you are progressing in your life, while you are helping others to achieve their success, you're also earning something. Very nice. So I think this is called a passion that fulfills your life also. Yes. Financially, emotionally and spiritually. Yes, very true. Very nice. ठीक है. So sir, आपने अभी तक almost 17 coaching centers खोले हैं and your focus is especially UPSC aspirants. So already बहुत सारे coaching centers थे. ठीक है, आपने 2016 में start किया. So what was your origin story? आपने क्यों स्टार्ट किया एंड थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, लाइक योर लाइफ फ्रॉम द चाइल्डहुड, आपने क्या पढ़ाई की शॉर्ट में. दिस इज अ शॉर्ट. In school, I was a very average student. वही 60-65-70% वाले जो बच्चे होते हैं. कॉलेज में पता नहीं कैसे इंटरेस्ट अच्छा लगा, पॉलिटिकल साइंस एज सब्जेक्ट मेरे को अच्छा लगा, तो वहाँ पे आई वॉज, अगर पूरी स्टेट की बात करते हैं तो पॉलिटिकल साइंस में 3rd 4th मेरे हाईएस्ट मार्क्स थे. अरे तो वो काफ़ी अच्छा, पता नहीं कैसे आ गए. एंड देन फिर उसके बाद आई स्टार्टेड की थिंकिंग कि अब क्या किया जाए. एंड देन आई थॉट कि लेट्स डू लॉ, बिकॉज मेरे दोस्त भी लॉ कर रहे थे. ओके. बिकॉज गाइडेंस वाज नॉट देयर. तो ऐसा ही होता है कि जो दोस्त कर रहा है या किसी आस पड़ोस में किया हुआ है, आप भी वही कर लो. फिर लॉ में मैंने एडमिशन लिया. आई वेंट टू पंजाबी यूनिवर्सिटी. वहाँ पे 2-2.5 महीने मैंने पढ़ा. एंड देन आई लेफ्ट दैट. और फिर उसके बाद यूपीएससी की तैयारी करी. आई गेव यूपीएससी इंटरव्यूज ट्वाइस. और फिर जब फाइनली मेरी सिलेक्शन नहीं हुई, देन फॉर एग्जाम्पल आई स्टार्टेड थिंकिंग कि अब क्या किया जाए. तो माई फादर गेव एन ऑल्टरनेटिव की 2 ऑप्शंस है. आइदर इफ़ यू वांट टू डू समथिंग दैट्स टोटली योर चॉइस, और दूसरा नहीं तो आप ज्वेलरी का हमारा काम है, तो ज्वेलरी के काम पे आप बैठ सकते हो, तो वो कर सकते हैं. और मैंने पूरी की पूरी अपने यंग एज में, ठीक है, जो उस इम्पॉर्टेंट फेज 20s में, आई हैव स्टडीड ओनली अबाउट यूपीएससी. ओके. तो आई थॉट कि जो गलतियाँ, जो मिसगाइडेंस, जो यू नो प्रॉपर डायरेक्शन विच वॉज देयर इन माई केस, तो बहुत सारे स्टूडेंट के साथ था सौरभ. ठीक बात. आई थॉट कि अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलते हैं तो वो जो स्टूडेंट्स को, जो मेरे को प्रॉब्लम आई है, वो किसी दूसरे स्टूडेंट्स को ना आए. दैट वॉज सेम समथिंग दैट वॉज ऑल्सो कन्वेड बाई माई फादर ऑल्सो, कि जो तुम्हें प्रॉब्लम आई है वो दूसरों को नहीं आनी चाहिए अगर तुम कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलने जा रहे हो. एंड बाई गॉड्स ग्रेस जल्दी ही हमें सक्सेस भी मिला. एक छोटी सी स्पेस से हमने शुरू किया था, महीने में 2 दिन के लिए रेंट आउट पे लेके. बाई गॉड्स ग्रेस जैसे हमने पहली क्लास दी, वी हैड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फंड्स कि हम अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं. और फिर उसके बाद नो लुक बढ़िया. तो सर ऐसी कौन सी 2-4 चीज़ें हैं, जैसे कि आपने बताया, लाइक मैं भी अपनी लाइफ देखता हूँ. सो हमारे घर में सब ट्रेडिशनल बनिया बिजनेस ओनर्स हैं, किसी ने 10वीं से ज़्यादा पढ़ाई नहीं की. तो ऐसा कुछ हमें कोई बताने वाला नहीं था कि साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, क्या करना है, क्योंकि सारे खानदान ने कॉमर्स किया था. तो मैंने कहा हम कुछ अलग करेंगे, तो मैंने साइंस ली. ठीक है. और मैं मैकेनिकल इंजीनियर बन गया. ओके. इंजीनियरिंग करने के बाद मुझे समझ में आया कि ये तो मुझे करना ही नहीं है. हाँ, ठीक है ना. तो यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए भी ऐसा ही कुछ होता होगा कि उनके फैमिली में कोई बताने वाला नहीं है दूर दूर तक, राइट. एंड बहुत सारे कोचिंग एजुकेशन सेंटर्स फोकस करते हैं कि सिर्फ पढ़ाई करनी है, आपको आईएएस करना है तो हम करवा देंगे, है ना. तो ऐसी कौन सी 2-4 चीज़ें हैं जो आपको लगता है जो मिस गाइडेंस थी और वो आपने करेक्शन किया मलुक आईएएस में? द फर्स्ट थिंग वॉज देयर वॉज अ लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस. ओके. अभी तो चलो पिछले 7-8 साल में ही जैसे हमने स्टार्ट किया था, अदर्स हैव आल्सो स्टार्टेड फॉलोइंग मलुक आईएएस. फॉर एग्जांपल जैसे डेली आंसर राइटिंग का कोर्स, आई वाज द फर्स्ट वन जिसने ये इंट्रोड्यूस किया था. ठीक है. बच्चे का प्रीलिम्स तो क्लियर हो रहा है, लेकिन मेंस में मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं. ओके. तो जो आप पढ़ रहे हो, इट वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट शुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कि आपको लिखवाया जाए. तो आई वाज द फर्स्ट पर्सन. कोचिंग इंस्टीट्यूट तो 1953 से चल रहे हैं, राइट. लेकिन 2016 में कोई ऐसा इंसान आया जिसने ये कोर्स स्टार्ट किया कि नहीं, डेली आंसर राइटिंग कुछ ना कुछ होना चाहिए था. तो इतने साल का एक गैप था.
I do not know for what reason. That was the worst thing. Second thing, 500 600 बच्चे आपकी क्लास में बैठे हैं. Just take a practical solution to it. अगर 500 में से सिर्फ 200 बच्चे को ही कोई एक सिंगल डाउट हुआ और अलग अलग डाउट हुआ, करेक्ट, कैन अ टीचर गिव अ टाइम? पॉसिबली नहीं है. आधे घंटे का ब्रेक है, टीचर ने ब्रेक में कुछ खाना पीना भी है, फिर आधे घंटे के बाद उनकी नेक्स्ट क्लास है. टीचर के पास 10 मिनट है बच्चे को देने के लिए और 200 बच्चे के डाउट है, वो डाउट ही रह जाते हैं. सेकेंड थिंग, वी मेड इट क्लियर कि 50 से लेकर 70-80 बच्चे की एक क्लास में स्ट्रेंथ होगी. देयर कैन बी मल्टीपल बैचेस, राइट. हमारा एक्सपेंडिचर थोड़ा सा ज़्यादा होगा, दैट कैन बी सेपरेट एस्पेक्ट, बट बच्चों का रिजल्ट कंपेरेटली अच्छा आना चाहिए. सेकेंड, थर्ड एस्पेक्ट, बहुत सारे बच्चे प्रीलिम्स का एग्जाम देते थे. हमने क्या किया, वी इंट्रोड्यूस गारंटेड प्रीलिम्स. अगर तुम्हारा प्रीलिम्स का पेपर ना क्लियर होना, हमसे पैसे वापस ले जाओ. अरे वाह. 2 साल पहले गवर्नमेंट ने उसको पुट बैन कि आप गारंटेड वर्ड यूज नहीं कर सकते. अच्छा. ठीक है, उससे पहले वी वर रनिंग दैट थिंग. अब पढ़ा सेम चीज रही है, बट वी आर नॉट यूजिंग दैट गारंटेड वर्ड. उसमें सौरभ क्या था कि अगर पूरा बच्चा हमारे पास पढ़ रहा है, हमने बोला था वी विल बी टेकिंग योर रेगुलर क्लासेस, डेली प्रीलिम्स एंड मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस वुड बी देयर, और आपके 30 टेस्ट लेंगे. ठीक है. आउट ऑफ 30 टेस्ट, इन 25 टेस्ट यू नीड टू स्कोर 60% मार्क्स. ठीक है. मीन्स 200 में से आपके 120 नंबर आने चाहिए. और लेकिन हर क्वेश्चन वही होगा जो आपको क्लास में पढ़ाया जा चुका है. नॉट अ सिंगल क्वेश्चन विल बी फ्रॉम आउटसाइड योर बुक्स. ओके. तो बहुत सारे बच्चों को ये लगा, कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट ने क्रिटिसाइज भी किया कि ऐसे कैसे कोई गारंटी ले सकता है, बट वी वर वेरी मच सक्सेसफुल इन दैट. हाँ, फिर गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, गारंटेड वर्ड कैन नॉट वर्ड यूज नहीं कर सकते, तो फिर हमने वो हटाया. हम नॉर्मली जीएस फाउंडेशन बी एन मीन्स, बट दीज आर सर्टन थिंग्स कि अगर हम 2017 में ये शुरू कर सकते थे, गारंटी ले सकते, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते, अगर तुम हमारे पास अच्छे तरीके से पढ़ोगे, तुम्हारा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, हम पैसे वापस करेंगे. एंड मेंस में अगर हमारे पढ़ाई में से 80% क्वेश्चंस नहीं आते तो भी तो हम पैसे वापस करेंगे. ओके. व्हाट आई एम सेइंग इज कि इस पिछले 60 साल में ये क्यों नहीं कोई कर पाया था हमसे पहले, 70 साल में क्यों नहीं कर पाया था? क्या नीयत की कमी थी? क्या सिर्फ पैसे ही कमाने के लिए था? एजुकेशन एक नोबल प्रोफेशन है, तो वो नोबेलिटी हमेशा मेंटेन होनी चाहिए. द सेम वर्ड्स आई वुड से, मेरे फादर साहब ने बोला था, जो प्रॉब्लम्स तुम्हें फेस हुई थी, करेक्ट, वो आज तो जो बच्चा तुम्हारे पास आएगा उसको ये प्रॉब्लम फेस नहीं होनी चाहिए. एंड ऑनेस्टली उसके बाद रन कर रहे हैं. एंड बाय गॉड्स ग्रेस वी हैव आर वेल एस्टैब्लिश्ड एंड वन अमंग द बेस्ट प्लेयर्स अगर ऑल ओवर इंडिया की बात करते हैं, विद 17 ब्रांचेस. बहुत सही. तो सर, जो लोग अभी आईएएस के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, यूपीएस के बारे में नहीं जानते हैं, शायद वो पेरेंट्स एस्पायर करते हैं कि उनका बच्चा ऐसा कुछ करे, बट उन्हें जर्नी नहीं पता है कैसी होती है, तो उनके लिए थोड़ा बताओ कि उनको, अगर मान लो अभी वो 10th में है और वो पेरेंट एस्पायर करता है कि मेरा बेटा शायद आईएएस बन सकता है, एंड शायद बेटा भी किसी ने इंस्पायर्ड है किसी आईएएस हीरो को देख के, अभी मूवीज़ बहुत आती हैं तो बच्चे इंस्पायर हो जाते हैं, उनके लिए वो 10th क्लास के बाद की जर्नी क्या क्या होनी चाहिए कि 11th में क्या सब्जेक्ट चाहिए, फिर प्रिपरेशन कैसी होगी और कॉलेज में क्या सब्जेक्ट्स लेने हैं, वो जर्नी को अगर आप शॉर्ट में बता पाएं तो आई थिंक वो बड़ा क्लैरिटी देगा लोगों को. सो द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट यूपीएससी प्रिपरेशन इज आफ्टर 10th, एंड एट लास्ट आई पर्सनली प्रेफर इट शुड बी आफ्टर 12th. ओके. 10वीं के बाद नहीं तो 12वीं के बाद पक्का बच्चे को अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए. ठीक है. कमिंग टू द क्वेश्चन कि बच्चे को सब्जेक्ट्स कौन से चूज करने हैं, ही और शी कुड चूज एनी स्ट्रीम, बट वी पर्सनली प्रेफर कि अगर वो ह्यूमैनिटीज लेते हैं तो उनका ओवरलैपिंग हो जाता है. ओवरलैपिंग का मतलब वही सब्जेक्ट्स इधर पढ़ रहे हैं, वही सब्जेक्ट्स उनको आईएएस में पढ़ने पड़ेंगे. ठीक है. जैसे पॉलिटिकल साइंस दे चूज एज एन ऑप्शन, हिस्ट्री कैन बी एन सेकंड थिंग, और थर्ड इट कैन बी आइदर सोशियोलॉजी और ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स. ओके. इन 3 में से कोई भी एक चूज कर सकता है. देन हिंदी, पंजाबी या जो भी, एंड इट विल बी इंग्लिश, जो कंपल्सरी है. बिकॉज जो हम पढ़ा रहे हैं वही 11th-12th में उनके एग्जाम्स में आएगा. ठीक. वही उनको ग्रेजुएशन में पढ़ना पड़ेगा. एडिशनल एफर्ट विल नॉट बी रिक्वायर्ड एट ऑल. ठीक. वी वुड बी कवरिंग दीज थिंग्स, और स्टूडेंट पूरे का पूरा फोकस अपना इस एग्जाम के ऊपर कर सकता है. ठीक है. और उसके बाद अगर देयर आर सर्टेन स्टूडेंट्स हु फेस प्रॉब्लम इन इंटरव्यू, तो वो इंटरव्यू किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हैं. अब फॉर एग्जांपल आप पंजाबी में दे सकते हो, हिंदी में दे सकते हो, इंग्लिश में दे सकते हो, तमिल में, मलयालम में, मराठी में, गुजराती में, किसी भी लैंग्वेज, जो भी रीजनल लैंग्वेज है उसमें इंटरव्यू. मेंस पे भी अब मेंस भी लिख सकते हैं, अपना मेंस का एग्जाम भी अपना. सो ये एग्जाम का जर्नी कैसे होता है? बच्चे ने कोचिंग लिया, प्रिपेयर किया, तो सबसे पहले प्रीलिम्स होता है. इट इज इनटू 3 stages. द फर्स्ट इज प्रीलिम्स, सेकंड इज मेंस, थर्ड इज इंटरव्यू. ओके.
प्रीलिम्स में बेसिकली एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। इसमें 100 क्वेश्चंस जीएस में आएंगे, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। 200 में से 90-95 के आसपास कट ऑफ सेफ हो जाती है। ठीक है, सेकंड एग्जाम है सीसेट, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट उनको हम बोलते हैं। इसमें 10th लेवल का मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आता है। 80 क्वेश्चन आते हैं, ईच क्वेश्चन इज ऑफ 2.5 मार्क्स। ठीक है, तो आपको 200 में से 67 मार्क्स लेने हैं, दैट इज जस्ट अ क्वालिफाइंग पेपर। उसमें आपको सिर्फ पास होना है। ठीक है, ओके, 200 में से। और फिर पहले पेपर के बेस दोनों में 1/3 कट ऑफ नेगेटिव मार्किंग है। फिर आप मेंस में जाते हो जिसमें टोटल 9 पेपर्स होते हैं। 9 में से 7 एग्जाम्स ऐसे होंगे 250 मार्क्स के होंगे, जिसमें एक ऐसे हो जाएगा, 4 जीएस के पेपर हो जाएंगे, एक ऑप्शनल जिसके आगे 2 सब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है, पेपर 1 पेपर 2। ये 7 पेपर हो गए 250 मार्क्स के। और उसके बाद आपका आ जाएगा एक इंग्लिश का पेपर हो जाएगा और एक पंजाबी, हिंदी या कोई भी लैंग्वेज हो सकता है। ठीक है, ये दोनों पेपर जस्ट क्वालिफाइंग पेपर है। 300 में से आपको सिर्फ 25% 75 मार्क्स ही लेने हैं। ये क्लियर करने के बाद आप इंटरव्यू में जाओगे, दैट इज ऑफ 275 मार्क्स। दैट इज जस्ट अ पर्सनैलिटी टेस्ट। दैट डज नॉट मीन कि आपको कितना आता है। द वे यू आर एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, दैट मेक्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डिफरेंस। इफ 50 क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम यू और आप 50 में से 20 क्वेश्चन का आंसर देते हो, लेकिन कॉन्फिडेंटली दे पा रहे हो विद प्रॉपर ऑथेंटिफिकेशन, विद प्रॉपर स्माइल ऑन योर फेस, बिकॉज इट इज नॉट ओनली वर्बल कम्युनिकेशन, इट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दैट ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। करेक्ट, कि आप बोल रहे हो, दैट इज एक एस्पेक्ट। आपकी स्माइल कैसी है, आपके आईज में ट्विंकल है कि नहीं है, आपके चेहरे पे स्माइल है कि नहीं है, द वे यू आर ट्राइंग टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। तो नॉन वर्बल भी वहाँ पे आपके पर्सनैलिटी टेस्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, सो जर्नी हो गया हमारा, हमें प्रिपेयर करना है। मेजर जो सब्जेक्ट्स ओवरलैप करते हैं विच इज़ पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। तो क्योंकि ये पूरा जो इंडस्ट्री है या फील्ड ऑफ प्रैक्टिस है आईएएस या यूपीएससी, ये कंसिडर करता है देश को कि देश चलता कैसे है। तो इसमें शायद फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा काम नहीं आएगी, है ना, लेकिन हमारी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग और ज्योग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा काम आती है। एंड उसमें क्योंकि इट इज़ अ पब्लिक जॉब, तो आपकी पर्सनालिटी, वे ऑफ कन्विंसिंग, कॉन्फिडेंस, हर चीज़ मैटर करता है। तो इसका मतलब सबसे पहला काम तो आई थिंक 10th क्लास से ही पर्सनालिटी पे काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि वो तो घर से आता है। बिल्कुल, है ना, वो हर जगह जहाँ पे वो बात कर रहा है। तो क्या लगता है आपको, उसके लिए अगर कोई पब्लिक स्पीकिंग कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहता हो उसी टाइम से, तो कर लेना चाहिए उसको? नहीं, देयर आर डिफरेंट वेज। हमारा, आई पर्सनली बिलीव वी नीड टू चेंज अवर स्कूलिंग सिस्टम। ओके, हमारी क्लास में 40-50 बच्चे हैं। ठीक है, इन स्कूल, जब हम स्कूल में थे, आप थे, मैं था, आई पर्सनली बिलीव कि हमारे तो ऐसा ही होता था, आपके भी शायद ऐसा ही होता था कि 3-4 हर टीचर के फेवरेट बच्चे होते। बिल्कुल बिल्कुल। भाई तुम्हारा काम है, तुमने स्टेज पे आके बोलना है, तुम्हारा काम है नेशनल एंथम बोलना है, तुम्हारा काम ये है। और बाकी 45 बच्चे आउट ऑफ 50 वो ठीक है, तुम बोल रहे हो, हम भी इंटरेस्ट। हाँ, द टाइम हैज कम व्हेन इन 45 के ऊपर भी फोकस करना है। करेक्ट। आई आस्क यू वेरी सिंपल क्वेश्चन। हमारा पेरेंट्स का या स्कूल का मेजर फोकस होता है कि बच्चों के मार्क्स अच्छे आने चाहिए। एंड आजकल 90% हर पेरेंट्स को लगता है कि मेरे बच्चे के 90% मार्क्स होना चाहिए। सौरभ, मैं आपसे पूछता हूँ, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड 90% प्लस मार्क्स इन 10th इन सीबीएसई? बताइए, एनी आइडिया? 10 लाख बच्चे तो बहुत आराम से होंगे। 2 लाख से ज़्यादा बच्चे हैं जिनके 90% से ज़्यादा मार्क्स हैं। लेकिन 2 लाख तो कॉलेज में सीट ही नहीं है, अच्छे कॉलेज में। सही बात है। एंड वो मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ सीबीएसई की। आईसीएसई, पंजाब बोर्ड, यूपी बोर्ड, महाराष्ट्र, हरियाणा, ये सब बोर्ड अलग हैं। हम वही सब मिलाकर 15 लाख बच्चे आराम से हो जाएंगे। तो इतनी तो कॉलेजेस में सीट ही नहीं हो। सीट ही नहीं है। सो व्हाट आई पर्सनली बिलीव इज इट इज नॉट मार्क्स, इट इज द बिहेवियर, द कम्युनिकेशन स्किल्स, द जनरल नॉलेज, द लीडरशिप क्वालिटीज विच शुड बी डेवलप्ड इन अ स्टूडेंट। यस। तो कि आप किसी भी फील्ड में जाएं, फॉर एग्जाम्पल आप पॉडकास्टिंग कर रहे हैं, अपने फील्ड में जाए ना चाहें, लीडरशिप क्वालिटीज आर रिक्वायर्ड। आपके अंदर 50 का लोग काम कर रहे हैं। करेक्ट। कोई बिजनेस में जाना चाह रहा है, कोई स्कूल में जाना चाह रहा है, कोई अच्छा लॉयर बनना चाह रहा है, कोई कुछ भी फील्ड में जाना चाह रहा है, द फर्स्ट थिंग इज लीडरशिप क्वालिटीज आर रिक्वायर्ड। और कोई भी अच्छा लीडर तब बनेगा जब उसके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, और कम्युनिकेशन स्किल्स तब अच्छी होंगे अगर उसके पास जनरल अवेयरनेस सही है। यू नीड टू फोकस अपॉन ऑल दोज थिंग्स। अब तभी अच्छा ऑथेंटिसिटी से आप बोल पाओगे अगर आपके पास यू आर बैक्ड विद इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज। बहुत लोग बोलते हैं कि मेरे पास ना पब्लिक स्पीकिंग का कॉन्फिडेंस नहीं है, और मैं उनको बोलता हूँ कि तुम्हें नॉलेज की पहले कमी है। अगर किसी भी सब्जेक्ट में तुम्हारा नॉलेज और रिसर्च स्ट्रांग नहीं है, तुम वैसे भी नहीं बोल पाओगे। देयर आर 2 थिंग्स। देयर
people have information, people do not have knowledge. करेक्ट, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है. द इंफॉर्मेशन, आपने ज्ञान तो पढ़ लिया, अब उसको अप्लाई कैसे कर रहे हो, दैट इज व्हाट इज नॉलेज. दैट इज फॉर एग्जांपल, एक कोई इंसान खेत में काम कर रहा था. जब खेत में काम कर रहा था, दूसरा बंदा उसके पास आके पूछता है, यार पास वाले गांव में जाने के लिए मेरे को कितना टाइम लगेगा. वो कहता मेरे को नहीं पता. क्या तेरा कौन सा गांव है? कहता मेरा वही गांव है. क्या तेरे को क्यों नहीं पता? कहता नहीं पता. वो 10 कदम आगे चलता है, कहता रुक जा मैं बताता हूँ कितना टाइम लगेगा. कहता तेरे को 3 मिनट लगेंगे वहां पे पहुंचने में. तो यार पहले बता देता, तेरा तो गाँव था. कहता मेरे को नहीं पता ना, तुम चल के जा रहे हो, तुम भाग के जा रहे हो, या तुम लेट लेट के जा रहे हो. ये है इम्प्लाइड नॉलेज. यस, अब मुझे पता लग गया कि तू पैदल जाने वाला है, तो अब मुझे पता था कितना टाइम लगेगा. भी खेत में फसल काट रहा है. हाँ. फसल काटना एक बात है, लेकिन उसको कनक को, अपने गेहूं को यूज कैसे करना है, दैट इज नॉलेज. दैट इज नॉट. So it is not only information that will make impact, it is the way we are using information. तब आएगा जब हम पढ़ रहे हैं. ठीक है, मैंने एग्जांपल दिए, जो पढ़ने का एग्जांपल है, जहाँ पता है अलग अलग लोगों के एग्जांपल्स हैं, अगर उनकी स्टोरीज ही हम रेप्लिकेट कर लें, प्लस अदर इंफॉर्मेशन, अदर नॉलेज दैट वी आर गैदरिंग. और एआई के टाइम पे इतना ज़्यादा मिक्स ऑफ नॉलेज, और सबसे बड़ी बात है नॉलेज अब इजीली अवेलेबल है. दिस जनरेशन AI for and this generation, Gen Z generation, I am always saying this is a blessed generation. यस, इतनी इनके पास नॉलेज है, इतनी कैपेबिलिटीज है, इतनी अपॉर्चुनिटीज है विच वर नेवर अवेलेबल इन द मैनकाइंड. करेक्ट. मैंने 2011 में मैं पास आउट हुआ था, तो मतलब पता ही नहीं था क्या करना है. एंड देयर वाज नो इन्फॉर्मेशन, देयर वाज नो पॉडकास्ट, यस, देयर वाज नथिंग, राइट. और उस टाइम पे दिस वाज नॉट अ मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री आल्सो. यस. तो जब मैंने 2012 में जॉब छोड़ दी थी ये बोल के कि मैं ना कुछ ऑनलाइन करूंगा, तो लोगों ने मेरी तरफ ऐसे देखा, स्कैम, ये कुछ गड़बड़ है, ये कुछ गड़बड़ गए. हाँ बिल्कुल. हाँ. ठीक है सर. सो सर, पॉडकास्ट के ना आज 2 पर्पस हैं आपसे बात करने के. एक डेफिनेटली जो स्टूडेंट्स हैं जो यूपीएससी को समझना चाहते हैं, आईएएस को समझना चाहते हैं, वो प्लस अभी हमारे ना बहुत सारे यंग एज फाउंडर्स भी हैं जो कि हर चीज़ को डिसरप्ट करने में लगे हैं, राइट. वो कहते हैं इंस्टीट्यूट की ज़रूरत नहीं है, हम इसे ऑनलाइन भी चला सकते हैं, हम ज़्यादा बेटर क्वेश्चन पेपर दे सकते हैं, एआई को यूज़ करके हम उनके आंसर्स को इवैल्यूएट बेटर कर सकते हैं. बिल्कुल, है ना. तो हम उन सब चीज़ों पे बात करेंगे, बिकॉज आई थिंक आपने भी वो सब कुछ सोचा ज़रूर होगा. सोचा है, डेमो भी उसके दे, डेमो भी आप उसके रेच, हाँ मैंने देखा है वो मॉडल थोड़ा सा आपका. ठीक है. सो हमने बेसिक बात की अभी तक, आपकी जर्नी क्या रही है, ये सब क्या हुआ है, एंड क्या बच्चों को रियल स्किल्स क्या हैं. सो डेल कार्नेगी के बारे में आपने सुना होगा. ही ऑलवेज सेज योर फाइनेंशियल सक्सेस इज 85% हाउ यू मैनेज पीपल, हाउ यू कम्युनिकेट विद देम, एंड योर लीडरशिप स्किल्स 15% इज द टेक्निकल स्किल्स. सो ये जो 15% टेक्निकल स्किल्स हैं, पूरा स्कूल कॉलेज हम उसी में लगे रहते हैं, और 85% हमें बहुत बाद में याद होता है. नहीं, हम इग्नोर ही कर देते हैं, है ना, क्योंकि वो ना इनविजिबल स्किल्स है, उसका कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता. आपको कैसे काम करना है वो तो बता सकता है, लेकिन रास्ते में क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, उन प्रॉब्लम के साथ आप डील करने के लिए व्हाट अमाउंट ऑफ इंटेलिजेंस यू शुड बी हैविंग, एंड व्हाट अमाउंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस यू शुड बी हैविंग, वो कोई नहीं बताता. करेक्ट. एंड दैट कैन बी डेवलप्ड ओनली विद द पैसेज ऑफ टाइम. ये मैं एग्जांपल देके बताता हूँ कि अगर तुम दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहे हो ना, रास्ता तो साफ है, रास्ता तो क्लीन है, राइट, लेकिन आंधी आ सकती है, तूफान आ सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, टायर पंचर हो सकता है, तुम्हारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है, पेट खराब हो सकता है, तुम सही जा रहे हो, दूसरा आके मार सकता है, कुछ भी हो सकता है. इट इज ऑल अबाउट कि अगर वो कुछ हो गया तो तुम क्या, हाउ टू डील विद इट, हाउ विल यू डील विद इट, राइट. ठीक है सर. सो मोस्ट ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, सो अच्छा ठीक है, हम बिजनेस वाली साइड पे बाद में आएंगे. एक और चीज़ थी जो मैं समझना चाह रहा हूँ पर्सनली. एक तो यूपीएससी को फुल फॉर्म क्या है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन. ठीक है. सो दिस इज अ गवर्नमेंट बॉडी जो ये पूरा एग्जाम कंडक्ट करती है, एंड बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट करती है, उसमें से एक आईएससी सिविल सर्विस एग्जाम. ठीक है. सो जो आप बच्चों को अभी कोचिंग दे रहे हो, विच इज ओनली फॉर आईएएस, और इसमें आईपीएस या बाकी सब भी आ जाते हैं? इसमें ना एक ही एग्जाम होता है, सिविल सर्विस एग्जाम, यूपीएससी सीएससी. ठीक है. उसी एग्जाम के बाद रैंकिंग बनेगी. ठीक है. फॉर एग्जांपल आईएएस इज देयर, इंडियन फॉरेन सर्विसेज इज देयर, इंडियन पुलिस सर्विस इज देयर, इंडियन रेवेन्यू सर्विस इज देयर. ठीक है. एंड मल्टीपल अदर सर्विसेज आर देयर. ठीक है. तो टोटल 22 फॉर एग्जांपल देयर डिफरेंट सर्विसेज दैट आर देयर. तो रैंक के मुताबिक आपको सर्विस एलोकेट हो जाएगी.
ठीक है, there are 22 different services that are available like IAS, IPS, IRS, IFS and all करके, ठीक है. So let's say top 3-4 जो है हमारे पास जो हम ज़्यादा सुनते हैं. हम IAS, IPS और IRS IRS रखे ना, ठीक है, इन तीनों को रखते हैं. एज पर योर एक्सपीरियंस, आपने खुद भी पढ़ाई की है, आपने अभी तक हज़ारों बच्चों के साथ काम किया है, इन तीनों में किस टाइप की पर्सनालिटी काम आती है जो हमने, क्योंकि 85% इज़ द पर्सनालिटी, तो एक IAS की पर्सनालिटी एक IRS वाले से डिफरेंट कैसे होगी? फॉर एग्जाम्पल यू आर एन IPS ऑफिसर, ठीक है. कहीं पे आप खड़े हो और वहाँ पे लड़ाई होने के, दंगे होने के चांसेस हैं. वन इम्पोर्टेंट पर्सन कम्स और उसने आपके ऊपर गोली चला दी, आपके पैर के ऊपर गोली चला दी. जस्ट एग्जाम्पल, पता नहीं भीड़ में से कौन है. आपके माइंड में आप बताइए क्या जाएगा पहला? उड़ा दूं इसको? बिल्कुल यही जाएगा. यस, बट यू कैनॉट शूट. बट यू कैन नॉट शूट एज IPS बिकॉज नॉट एज एन IPS ऑफिसर, आपको परमिशन देनी पड़ेगी IAS से. करेक्ट. सो IAS हैज टू हैव अ वेरी डिफरेंट माइंडसेट. राइट. इन द केस, बिकॉज नॉर्मली जब हम फैमिली में देखते हैं ना, दो लोगों में डिस्प्यूट हो गया, राइट, वो तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम गलत हो, इसी में लगे रहते हैं. यस. बट जब तीसरा बंदा आके समझाता, नहीं थोड़ी तेरी गलती है, थोड़ी तेरी गलती भी है, हम समझ आते हैं. हाँ. एन IPS ऑफिसर, दो वेरी इंटेलिजेंट, दो वेरी काम एंड कंपोज. जब आपके ऊपर कोई एक्शन होता है, हो सकता है कि आपको गुस्सा आ जाए, ये मेरे आगे गोली कैसे चला देगा, लेकिन आपको परमिशन लेनी पड़ेगी. करेक्ट. बिकॉज ही इज नॉट देयर एट दैट पर्टिकुलर केस. वहाँ पे नहीं है जहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रही है, तो ही विल से कि कोई बात नहीं, तुम अपना अरेंजमेंट करवा के एम्बुलेंस लेके पहुंचो, मैं देखता हूँ क्या करवाना है इसका. साइड से हो गए. Therefore, their job profile is totally different. करेक्ट. दोनों बैक एंड पे रहेंगे. एक IAS ऑफिसर के पास diversity of the work experience is required. राइट. बिकॉज कभी आपके पास आप पुलिस भी आपके अंडर आ जाएगी. अच्छा. आपके पास फॉर एग्जांपल तहसीलदार, BDO, BDPO, ऑल दोज विल बी अंडर यू. तो वहाँ पे सिविल प्लस क्रिमिनल दोनों के दोनों आपके अंडर आ जाए. IAS के अंदर. IAS के अंडर. ओके. On the other hand, an IPS officer has to majority of the time deal with the criminal aspect on. ठीक है. तो वहाँ पे उनका सोचने का दरिया नजरिया वैसे थोड़ा सा हो सकता है बन जाए, बट एक IAS का सोचने का तरीका कंपेरेटली ज्यादा वाइड हो, ज़्यादा होलिस्टिक होगा, उसको लेना पड़ता है. Therefore he is overall in charge of an proper एक डिस्ट्रिक्ट कि भाई तेरी जिम्मेवारी है चलाना है. No doubt both of them they work in a cordial nature कि आपस में मिलके काम करते हैं. I know personally various people who are there जिनके बहुत अच्छे रैंक आए थे. There were every chances कि वो IAS ही बनेंगे, लेकिन उन्हें IPS बनना चूज किया. बिकॉज दे वर थिंकिंग नहीं, मेरे को वर्दी का शौक है, मेरे को वर्दी का. दैट इज अलग एस्पेक्ट. ठीक है. कुछ लोग फॉर एग्जांपल बहुत अच्छे होते हैं, जैसे पंजाब हो गए, हरियाणा हो गए, यूपी हो गए, इनकी हाइट वाइट सब बॉडी बिल्ड अच्छा होता है, तो इनको IPS में जाना अच्छा लगता है. पर बहुत लोग हैं यहीं स्टेट्स में या दूसरी स्टेट्स में, वो भी IPS में जाते हैं या IAS में भी जाना चाहते हैं. ठीक है. रेवेन्यू सर्विसेज की जब आप बात करते हैं, दैट इज टोटली लोगों को पता ही नहीं होता कौन है. दे डू नॉट अप्रोच टू अ कमिश्नर. अगर किसी के ऊपर इनकम टैक्स की रेड पड़ी है, NIS की रेड पड़ी है, तो वो लोअर लेवल के ऊपर जाता है पहले. करेक्ट. दे विल बी डीलिंग कि आप इनकम टैक्स की क्या प्रॉब्लम, GST की क्या प्रॉब्लम है. सो वो टोटली बैक एंड पे काम करते हैं. जैसे पोस्टल सर्विसेज है और बहुत सारी सर्विसेज है, डिफेंस है, ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस है. वेर एवर यू वुड बी गोइंग, यू वुड बी द हेड ऑफ द पर्टिकुलर डिपार्टमेंट. गॉट इट. तो वहाँ पे अलग अलग आपका थिंकिंग प्रोफाइल, इसीलिए इनकी सबकी ट्रेनिंग भी अलग अलग होती है. बिल्कुल. NIS ऑफिसर की ट्रेनिंग अलग से होगी. IPS ऑफिसर की इनिशियल फेज में तो इकट्ठे होते हैं फॉर सम डेज, लेटर ऑन फॉर एग्जांपल दे आर सेंट टू द डिफरेंट एरियाज की आपकी ट्रेनिंग अलग तरीके से होगी. ठीक है. और आपका मेंटल लेवल, बिकॉज उनका जो रोजमर्रा का जो उनका स्किल सेट और ऑपरेशंस है वो अलग है, बट इनको सिंक में भी काम करना. सिंक में, इसलिए इनिशियल फेज में इकट्ठे होते हैं, लास्ट फेज में फिर इकट्ठे होते हैं, देन दे आर गोइंग टू डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट. तो हो सकता है जब कोई IRS ऑफिसर छापा मारने जा रहा है तो उसे पुलिस की जरूरत पड़ेगी. हाँ पड़ेगी, है ना, पड़ेगी, है ना. तो वो हो सकता है. They also have their own forces. Right, they also have their own forces. ठीक. So सबके अलग अलग डिपार्टमेंट्स भी हैं, but they might need a centralized department also sometime. अगर वो अपनी स्टेट के बाहर जा रहे हैं ऐसा कुछ कर. IAS से परमिशन. ठीक है. सो वी हैव मोर क्लैरिटी ऑन के UPSC आपको कहाँ कहाँ ले जा सकता है. सो जैसे कि आपने बताया there are 22 different spaces. So I will suggest my audience, if you are a student, if you are a parent trying to make your student into the government job, do study all 22 of them. Match your kids' personality, prepare them enough for the same personality, and then you actually reach out to maybe Maluka sir or one of the institutes of Maluka IAS to talk about how the education should pursue. Because
ये एक ही चीज़ नहीं है, खाली नंबर से काम नहीं होगा, इसमें बहुत कुछ डायनामिक्स आपको मैच करने पड़ेंगे एंड ये आपको हेल्प करेगा सही दिशा में जाने में। सो सर, अब हम बात करते हैं कोचिंग और एजुकेशन एज अ बिजनेस की। इनिशियली बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जैसे आपने स्टार्ट किया, यू टोक अ स्पेस ऑन रेंट, इनवाइटेड सम स्टूडेंट्स, बट वो उम्मीद से ज़्यादा है एंड इस तरीके से मलुका IAS की एक जर्नी स्टार्ट होगी, राइट। मुझे ऐसा लगता है सबके साथ सेम जर्नी नहीं हो सकता है कोई रेंट पे लेके खोले और स्ट्रगल करे 6 महीने, कोई आए ना उसके पास, ठीक है। उसके बाद बीच में ना एडटेक का एक बहुत स्ट्रांग वेव आया जिसने बोला कि यार कोचिंग इंस्टीट्यूट इज़ डेड, फिजिकल स्पेस की ज़रूरत नहीं है, हम सब ऑनलाइन पढ़ा देंगे, बिल्कुल, ठीक है। सो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोकल इंस्टीट्यूट्स हैं जो खुलते हैं, एक ही इंस्टीट्यूट रह जाता है, ना कभी रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाता है, ना ब्रांड बना पाता है, राइट। तो मलुका IAS में और उन इंस्टीट्यूट्स में बिजनेस वाइज क्या ऐसे एक्शंस हैं जो अगर आज कोई, हो सकता है वो एक फिजिक्स का कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलना चाह रहा है, राइट, उसे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि वो थोड़ा लॉन्ग टर्म सोच सके इन टर्म्स ऑफ गेटिंग रिजल्ट्स फॉर स्टूडेंट्स? हम इसको 2-3 तरीके से डील करते हैं। लेट अस नॉट डील इट एज जस्ट वन क्वेश्चन, ठीक है। आई पर्सनली बिलीव जो हमारी अनमैचिंग क्वालिटी है दैट इज एग्रेसिवनेस एंड रिस्क टेकिंग एबिलिटी। वी आर वेरी एग्रेसिव, जबरदस्त एग्रेसिवनेस है हमें, खोलना है तो खोलना है, ठीक है। बहुत लोग प्लानिंग करते हैं, खोलेंगे, इतना प्रॉफिट होगा, कम चलेगा, ये चलेगा। आई पर्सनली बिलीव दैट एग्रेसिवनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज रिक्वायर्ड। हाँ, बिजनेस एक्यूमेन इज द अलॉन्ग विद थिंग दैट इज रिक्वायर्ड, कि सिर्फ नहीं ऐसा नहीं कि चलो खोल दो उसके बाद वैसे पीछे कुछ भी ना हो। बिकॉज वी हैव अ प्रॉपर स्ट्रक्चर दैट इज देयर कि हमें बच्चों को ये प्रोवाइड करना है, द क्वालिटी ऑफ टीचर्स दैट वी वुड बी प्रोवाइडिंग देम, द मटीरियल दैट वी वुड बी प्रोवाइडिंग देम, पूरे का पूरा हमारे पास वो रेडी है, ठीक है। देयरफॉर इट इज नॉट दैट बिग अ प्रॉब्लम कि हम नहीं कर पा रहे। सेकेंड थिंग, ऑनलाइन जो वेव आई, मेजॉरिटी इंस्टीट्यूट्स वेंट ऑनलाइन आफ्टर 2020। अब ये पता नहीं कैसे हुआ, द फर्स्ट डे आई स्टार्टेड ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बोथ ऑफ देम टुगेदर, वो पता नहीं क्यों, ठीक है। कोई हमारे पास आ गया, कहता सर ये करना चाह रहे हैं, मैंने कर लो, लेट अस डू इट, कहता अच्छा चलेगा, मैंने बोला चला के देख लेते हैं। दैट एक्सेप्टेबिलिटी टू न्यू आइडियाज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि नहीं यार मैं तो यही सोचता हूँ, ऐसे ही करना है, ट्रेडिशनल तरीके में पढ़ाना है। 2016 में आई फाउंड दैट देयर आर हार्डली 1 to 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हु आर प्रोवाइडिंग बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन क्लासेस, ओके। दोनों कॉम्बिनेशन था, मेजॉरिटी ऑफलाइन प्रोवाइड कर रहे थे, कुछ ऑनलाइन में आने की कोशिश कर रहे थे। देन अ वेव केम, बहुत बड़ा ब्लूम उठा, ऐसे था कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, ठीक है। बट ऑलमोस्ट द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स दैट वर एबल टू अडेप्ट टू टेक्नोलॉजी, दे वर एबल टू सर्वाइव। हम 2016 से ही कर रहे थे तो कंपेरेटिवली हमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई, वी सर्वाइव्ड ईजिली। लेकिन जो इंस्टीट्यूट्स एकदम उठे वो एकदम बंद भी हुए, करेक्ट। बहुत बड़े बड़े नाम आपने सुने होंगे, ऐसे लग रहा था 2020 में ऑफलाइन को बुरा ही खा जाएंगे, करेक्ट। लेकिन 2024 आते आते वो खुद ही खत्म हो गए, बिकॉज वन बिगेस्ट ब्लंडर दे कमिटेड वाज दे वर अनएबल टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ कोचिंग, राइट। आपके पास अपना पैसा है तो आप उसको बहुत समझ से पैसा अपना स्पेंड करोगे, लेकिन जब फॉर एग्जांपल मेरे को तीसरे बंदे ने अनअकाउंटेड मनी दे दिया और बहुत अमाउंट में मनी दे दिया, तो मैं इंडियन क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर करूंगा, करेक्ट। आई अंडरस्टैंड, ठीक है। इट दोस ब्लंडर्स विल हैपन, यस, क्योंकि आपका हार्डेस्ट अर्नड मनी नहीं है। क्योंकि जो UPSC एस्पिरेंट है वो बैठ के क्रिकेट नहीं देख रहा है। अगर वो देख भी रहा है, हाँ, लेकिन आपका काम क्वालिटी टीचर्स लेना है। अगर किसी ने पैसा दिया है, आपका काम इंडियन क्रिकेट टीम को या किसी और चीजों को सपोर्ट करना नहीं है, वो और काम करेगी जिनका प्रॉपर बिजनेस। देयरफॉर दे आर फेलिंग, और फेल भी हो चुके, ऑलमोस्ट खत्म भी हो चुके हैं। अब कॉम्बिनेशन जो हमने 2016 में शुरू किए थे वही याद चल रहा है। सो 2016 में आई बिलीव कि मैं भी ना काफ़ी ऑनलाइन मीटिंग्स करता था उस टाइम भी, जूम बड़ा नया नया आया था, जूम कॉल। तो लोग कहते थे यार ये सब ऐसे नहीं होता है, मीटिंग तो 1 to 1 ही होती है, मिलना पड़ता है ना, ये वो। तो काफ़ी अर्ली अडॉप्शन था। तो उस टाइम पे आपके लिए जो स्टूडेंट्स का बिहेवियर था ऑनलाइन सीखने में वो कैसा रहा? बिकॉज आई बिलीव के आपने पंजाब से स्टार्ट किया था। नहीं, आई स्टार्टेड इन दिल्ली। अच्छा, यू स्टार्टेड इन दिल्ली इटसेल्फ, ठीक है। तो दिल्ली से ही स्टार्ट किया था, और दिल्ली फिर ओल्ड राजेंद्र नगर से हमने स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद आई ओपन इन 2017 इन बठिंडा, ठीक है। और देन इट स्टार्टेड द सीरीज और अपने आप ही होता गया। सो अभी हमारे पास फिजिकली कितने स्टूडेंट हैं? स्टूडेंट थाउजेंड्स हुई है, आई थिंक। अगर नंबर लगाएं तो
ओवरऑल 17 ब्रांचेस, होगा 5-6 हज़ार के आसपास। 5-6 हज़ार बच्चे। और ऑनलाइन कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? इनसे ज़्यादा। इनसे ज़्यादा अलग से तो ऐसा है कि जो बच्चे फिजिकली आते हैं वो ऑनलाइन भी अडॉप्ट कर लेते हैं ताकि रिपीट देख सकें। वो हम उनको भी प्रोवाइड, अच्छा, यू प्रोवाइड ऑफलाइन वालों को हम ऑनलाइन प्रोवाइड करते ही करते हैं। और जो ऐसे हैं जो फिजिकल लोकेशन में अवेलेबल नहीं है, वो कहीं से भी ऑल ओवर इंडिया से बैठ के ऑनलाइन खरीद सकते हैं। बहुत सही। एंड अप्रॉक्सीमेटली लाइक एजुकेशन इज गोइंग एक्सपेंसिव, सो इफ यू कैन गिव सर्टेन नंबर्स कि एक बच्चा जो 10th क्लास से स्टडी करना स्टार्ट करता है यूपीएससी के लिए, और शायद वो कॉलेज भी पूरा तो उसे करना ही होता है, ग्रेजुएट होना जरूरी है यूपीएससी के लिए, या 12वीं के बाद भी कर सकते हैं? नहीं, ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में आप दे सकते हो, प्लस 21 ईयर्स ऑफ एज, दैट इज द मिनिमम एज टू फिल द फॉर्म। 21 years is minimum, what is maximum? फॉर जनरल कैटेगरी इट इज 32, ठीक, फॉर ओबीसी मैं नहीं दे सकता। 35, एंड फॉर SC/ST कैटेगरी इट इज 37। 32, 35 and 37, yes. So this is for general, this is OBC OBC and SC/ST. and SC/ST. A general category student can give 6 attempts. ठीक है। OBC category can give 9 attempts, and from SC/ST category from 21 to 37 unlimited attempts आते हैं। Total 16 से unlimited। ठीक है, ये बहुत एक अच्छा नॉलेज है। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली 10वीं क्लास से जब बच्चा पढ़ना चालू करता है, ऑब्वियसली उसे कॉलेज तो करना ही है, लेकिन ये जो स्पेसिफिक नॉलेज आपने बताया, पर्सनालिटी गेन करना है, बिहेवियर ठीक करना है, लीडरशिप स्किल्स लेने, अप्रॉक्सीमेटली क्या बजट लेके चलना चाहिए? कितना खर्चा होगा उस स्टूडेंट का या उस पेरेंट का, ताकि वो आज से बजट बना पाए, अगर आज पॉडकास्ट देख रहा है तो? जितना उनका बच्चा बाहर से खाने में स्पेंड करता है उससे कम खर्चा आता है। एज सिंपल एज दैट। नहीं, देखो, खाएगा पिएगा तो है इंसान, वो तो उससे ही कामों में चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपनी बात करते हैं, फॉर जनरल स्टडीज फॉर 14 months कोचिंग वी चार्ज 30,000 प्लस GST ओनली। ये ऑनलाइन है फिजिकल? ऑनलाइन का है 30,000 ओनली, ठीक है। ऑफलाइन का है 75,000 प्लस GST, ठीक है। दैट इज कंपेरेटिवली समथिंग दैट इज वेरी जेन्युइन अमाउंट। ओके। और 14 महीने का हमारा अपना टीचर्स का एक्सपेंडिचर होते हैं। ऑल दोज यू आल्सो अंडरस्टैंड टू रन एन ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीपल एक्सपेंडिचर्स आर देयर, बट दिस इज समथिंग दैट इज वेरी जेन्युइन अमाउंट वी आर चार्जिंग। और ऑप्शनल CSAT को सारा मिला के थोड़ा सा अमाउंट बढ़ जाता है, ठीक है। बट अगर जनरल स्टडीज की हम बात करते हैं, 30,000 पर ईयर इज नॉट दैट बिग अमाउंट। ये बहुत ज़्यादा, अगर पूरा बिल्कुल नहीं, 30,000 को हम 12 महीने में डिवाइड करेंगे, इट विल कम आउट टू 2.5 2500 रुपये, 2500, वो कुछ भी नहीं है, ठीक है। और इतना तो हम बाहर खाना खाने जाएंगे, बिल्कुल हमारा खर्चा, एक मूवी का भी खर्चा है। और बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है, वी आर बिल्डिंग द स्टूडेंट एंड करेक्टर ऑफ अ स्टूडेंट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और पंजाब में ये थोड़ा सा वरदान नहीं शराब है, हम टीचर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, लेकिन हम कपड़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। कपड़े हमें ब्रांडेड चाहिए, टीचर हमें कोई भी चल जाएगा, सही बात है। गाड़ी हमें बढ़िया चाहिए, पढ़ाने वाला कोई भी चल जाएगा। दैट्स वाई द प्रॉब्लम इज देयर कि पंजाब में 8 बच्चे IAS में सिलेक्ट हो रहे हैं, हरियाणा में 35 है, यूपी में 100 के आसपास है। ऐसा क्यों है कि जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब्स की, तो वहाँ पे हमें यूपी, बिहार, यहाँ के बच्चे ज़्यादा मिलते हैं? लाइक स्टेट का साइज बड़ा है इसलिए, या फिर वहाँ पे कुछ और एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक या ऐसा कुछ है कि क्या है वहाँ पे ऐसा? लेट अस डिवाइड दिस क्वेश्चन। फर्स्ट थिंग इज यूपी बिहार का नो डाउट डेमोग्राफी इज कंपेरेटली और जोग्राफी इज कंपेरेटली वेरी बिग एज कंपेयर टू पंजाब हरियाणा। सेकेंड थिंग दैट इज देयर इज यूपी बिहार में वो उतनी बड़ी मिडिल क्लास नहीं है जो पंजाब में मिडिल क्लास है, ठीक है। जब आप मिडिल क्लास में है ना, यू ऑलवेज हैव एन ऑप्शन कि यार ये नहीं तो ये कर लूंगा। करेक्ट। यूपी बिहार में या तो मेजॉरिटी लोगों के पास या तो बिल्कुल गरीब है या बहुत ऊपर हैं। जो गरीब लोग हैं दे आल्सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम कि हम इस पॉवर्टी से बाहर कैसे आ सकते हैं। एंड फॉर देम क्लियरिंग UPSC गोइंग इनटू गवर्नमेंट एग्जाम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर पंजाब में हमेशा ऑल्टरनेटिव है कि हमारा एग्रीकल्चर इज कंपेरेटली वेरी गुड, बच्चे नहीं तो इतने पैसे तो हैं हमारे पंजाबियों के पास कि हम उनको पैसे लगा के हम कनाडा ऑस्ट्रेलिया भेज सकते हैं, उसके बाद कुछ भी कर रहा है, दैट इज टोटल डिफरेंट एस्पेक्ट, ठीक है। दैट स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास इज समथिंग दैट इज मच मिसिंग इन दोज एरियाज जो कंपेरेटली कम है, बिकॉज बहुत बड़ा जोग्राफिकल एरिया है, ज़्यादा मिडिल क्लास होनी चाहिए थी, फॉर वेरियस रीजन वो नहीं आ पा रही और जिसकी वजह से ही चल रहा है। थर्ड थिंग आई वुड से इज लैक ऑफ अवेयरनेस इन द रीजन ऑफ पंजाब। ओके, हमें UPSC का पता ही नहीं क्या होता है, हमें IAS का नहीं पता क्या होता है, हमें लगता है कि IELTS सब चीज़ है, IELTS सब चीज़ है, बस कनाडा हमें कनाडा जाना है और कनाडा जाना है शरीकेबाजी में। मेरे मामा का लड़का गया है, मेरे चाचा का गया है, मेरे ताया का गया है।
इन 1970 एंड 80s हम जाते थे कनाडा एज एन गुड ऑल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटी। Correct. आजकल हम शरीकेबाजी में जा रहे हैं कि हमारा रिश्तेदार का बेटा गया तो मैं भी अपने बच्चे को बेच के हटूंगा ना बेच के हटूंगा। तो वो शोशाबाजी ज्यादा हो गया rather than finding a right opportunity for the kid. And even the kids are like that sometimes. हम 40 लाख रुपए सौरभ लगा रहे हैं अपने बच्चों को दूर भेजने के लिए, और कभी कभी इलीगली भी रेडी हो जाते हैं। वो एक सेकंड एस्पेक्ट है। लेकिन हमारे बच्चे, हमारे पेरेंट के पास 15 लाख रुपए नहीं है अपने बेटे को काम यहाँ पे सेटअप करवाने के लिए। यहाँ पे आप 15-20 लाख रुपए लगा के अपना बेटा अपनी बेटी आपके पास रहो, कल को जब जरूरत पड़ेगी ही और शी वुड बी देयर स्टैंड बाय यू। अब 40 लाख रुपए लगा रहे हो और बच्चा वापस नहीं आ रहा। अ केस हैपन, इंसिडेंट बताता हूँ। एक 2 ब्रदर्स थे, बोथ ऑफ देम दे वर इन कनाडा। उनकी मदर की डेथ हो गई। एक भाई आया, फादर ने पूछा कि दूसरा क्यों नहीं आया, तो उसने जवाब दिया, उसने बोला था माँ मरी है तुम चले जाना, बाप मरे हो मैं चला जाऊंगा। तो उसका बाप ने बंटवारा करना पड़ा। हाँ नहीं, उसके बंटवारा नहीं कि टाइम ही नहीं है माँ बाप की डेथ के लिए। तो उसका बाप ने भी वहीं पे उसकी डेथ हो गई। कहता उसको भी आने की जरूरत नहीं, मेरा भी काम तो यहीं करके चला जा। when the students or the children of the parents, they are unable to Correct. withstand by the parents, अपने माँ बाप के साथ नहीं खड़े हो पाते, तो प्रॉब्लम विल बी देयर। Yes. आज हम अपने खुशी में बच्चों को भेज रहे हैं। आई पर्सनली वेरी स्ट्रांगली बिलीव कि 15 साल के बाद ये पंजाब के लोग पछताएंगे जब इनको पूछने वाला कोई नहीं होगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, वहाँ के बच्चों का कल्चर अलग होगा, उनका बात करने का तरीका, उनका कल्चर अलग होगा, पंजाब का कल्चर अलग होगा। यहाँ पे जो नेक्स्ट वेव ऑफ प्रॉब्लम है दैट इज डिप्रेशन दैट वुड बी कमिंग अप, जो पंजाबियों ने कभी सुना नहीं था, वो हम खुद ही उसको इन्वाइट। सोचो पंजाबी सबसे खुश लोग थे दुनिया के, है ना? ये अभी भी है, अभी भी हम बेच के खुद अपने लिए फॉरवर्ड चीज कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने ये समझा कि एक्चुअली में फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव एंड इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव, एजुकेशन को हमें सबसे पहले क्वालिटी फॉर्मेट पे ज़्यादा देखना चाहिए। अगर आप कंसिस्टेंटली अपने रिसोर्सेज को क्वालिटी बनाने में लगा सकते हो तो एजुकेशन एज अ बिजनेस विल सस्टेन, बिकॉज ये बिजनेस आपका नहीं है, ये बच्चों का है। बिल्कुल। अगर बच्चे को अच्छा क्वालिटी मिलेगा, अच्छा एजुकेशन मिलेगा, तो वो आपके पास रुकेगा, सस्टेन करेगा, आपके साथ पढ़ाई करेगा। एंड यहाँ पे आई थिंक सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ होता है। यस। क्योंकि अगर मेरे किसी मैं मैथ्स में एवरेज था, 75-80 मार्क में, सब कुछ में एवरेज था। ठीक है, फिर मैं वैसे सब चीज़ में एवरेज था, मैथ्स भी 70-80% था। देन वी फाउंड अ टीचर एंड आई वांट टू नेम हिज नेम, रोहित सर, राइट। 10th में हमने उनके साथ ट्यूशन लगाई। उनका एक अजीब तरीका था पढ़ाने का, एंड वो तरीका कुछ नहीं था। वो कहते थे प्रैक्टिस मोर एंड मोर एंड मोर, दैट्स इट, देयर इज़ नो अदर वे, देयर इज़ नो सीक्रेट। तो वो इतनी बड़ी मैथ की आर.डी. शर्मा, उन्होंने हमें घोट के पिला दी पूरी। मतलब पूरा बैच, 24 बच्चे थे हमारे बैच में, ट्यूशन में, ये स्कूल नहीं है, सब 97 से ऊपर थे। ग्रेट। सबसे बड़ी बात सौरभ, नॉर्मली मैं क्लासेस में भी कहता हूँ, सबसे बोरिंग सब्जेक्ट अगर बच्चों को पूछे कौन सा है, तो बोलेंगे हिस्ट्री सबसे बोरिंग। यस। हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। और इन सबसे बोरिंग है एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री में सबसे बोरिंग है स्टोन एज, ओके, पत्थर युग जिसको बोलते हैं। और मैं अपनी क्लास स्टोन एज से शुरू करता हूँ। ठीक है। और आई मेक इट अ पॉइंट कि चाहे रिक्शे वाला आके यहाँ पे क्लास में बिठा दो, भगवान की इतनी कृपा है कि 2.5 घंटे के बाद बोलेगा मेरे को सब कुछ समझ आ गया है। वेरी नाइस। बिकॉज आई ट्राई टू एक्सप्लेन एंड एज ऑल द टीचर्स थ्रू कंसेप्ट्स कि अगर पहला हुआ है तो ही सेकंड हो पाएगा, रैंडमली कुछ नहीं हो पाएगा। रैंडमली कुछ। हिस्ट्री इज सो वेल प्लान, हिस्ट्री आपको इतना कुछ सिखा देती है जितना आप सोच भी नहीं सकते। एंड लेकिन इस स्टोरी के फॉर्मेट में बच्चों को समझाना पड़ता है। हमारे माइंड में क्या बिठाया गया है, नहीं डेट्स याद कर लो, राजा रानी के बारे में याद कर लो, इसका बाप इसका बेटा, अरे कहाँ पे काम आएगा? वट वर्क दैट द डेट इज मोर इम्पोर्टेंट। यस। वट आई हैव बीन नॉर्मली सेइंग इज कि हमने इतिहास कंपेरेटली उन लोगों का नहीं लिखा जिनका लिखना जाना चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल न्यूटन इज मिसिंग, फॉर एग्जाम्पल मैक्रोनी इज मिसिंग, फॉर एग्जाम्पल आइंस्टाइन इज मिसिंग, और सॉक्रेट्स इज मिसिंग। और हमने इतिहास को सिर्फ राजा रानियां या लड़ाई का इतिहास ही बना के रख दिया है। सर सॉक्रेट्स तो आई थिंक आज आपने पहली बार किसी ने मेरे सामने मेरे अलावा नाम लिया है कि सॉक्रेट्स इज मिसिंग फ्रॉम द हिस्ट्री। दे वर द मोस्ट अमेजिंग पीपल ऑन द प्लैनेट। यस, right, the most wise people on the planet. I'll tell you one thing. Socrates का चेला प्लेटो, Yes. प्लेटो का चेला अरिस्टोटल,
इन तीनों की तिकड़ी ने अपने ज्ञान के दम के ऊपर पूरे के पूरी दुनिया में यूनान का नाम बहुत रोशन कर दिया है। और इसी तिकड़ी का चौथा पावा था सिकंदर, वो इंसान पहला राजा था जिसके नाम का ये ग्रेट लगा था। इट इज बिकॉज ऑफ द ग्रेट टीचर्स दैट वर देयर दैट द ग्रेट स्टूडेंट्स वर बेसिकली बीइंग बोर्न। अगर आपके पास गाइडेंस सही है, मेजॉरिटी थिंग्स विल ऑटोमेटिकली फॉल इन लाइन। So it is not a student who is bad, it's the teacher. Yes. They have to take the blame if you are into teaching business, right? So from the perspective of investment in the studies, आपके कनाडा जाने से बहुत कम खर्चा लगता है आईएएस प्रिपरेशन करने के लिए। सिर्फ आपको फोकस करके 4 से 5 साल का डेडिकेशन, टाइम, पर्सनालिटी एंड एक राइट मेंटोर की ज़रूरत बहुत पड़ेगी आपको, लेकिन सब फोकस का गेम है, राइट? इवन आई थिंक जो बच्चा आइल्स भी करता है, फोकस तो वो भी करता है, जो क्रैक करके जा रहा है। हाँ। मेहनत तो वो भी कर रहा है, मेहनत कर रहा है, लेकिन खर्चा दूसरे देश का है। जो 40 लाख खर्चा है वो अपना नहीं है। बिल्कुल। जैसे ड्रेन ऑफ वेल्थ पहले भी हो रहा है। यस, ड्रेन ऑफ वेल्थ मीन्स नॉर्मली हम क्या सोचते हैं, व्हाट इज ड्रेन ऑफ वेल्थ? तो एक सिंपल सी डेफिनेशन है, इंडिया से पैसा बाहर चले जाना। दैट इज नॉट ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ इज टेकिंग मनी आउट ऑफ इंडिया फॉर विच इंडिया वाज नॉट गेटिंग एनीथिंग इन रिटर्न। यस, उसके बदले में कुछ नहीं मिल रहा। तुम पैसा ले जाओ लेकिन हमारे ऊपर लगाओ तो सही। अब पैसा पहले ड्रेन ऑफ वेल्थ अलग तरीके से हो रहा था। हाँ। हम खुद ही करवा रहे हैं, लोग भी हमें खुद ही करवा रहे हैं। और इसी चीज से हमें बचना। Now this is a term called as brain drain. ब्रेन, अभी इंडिया का ब्रेन बाहर से ट्रेन भी जा रहा है और पैसा भी भी जा रहा है। So आप लेकर देखोगे, जितने आज दुनिया की मल्टीनेशनल टेक कंपनीज हैं, सबकी सीईओज इंडियंस है। yes. एवरीबडी इज अ इंडियन इज सिटिंग इन द एंटायर सिलिकॉन वैली, राइट? सो सर, बात करते हैं कि जब हम क्वालिटी की बात करते हैं, आपके 17 देयर आर डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स। सो आप ऐसा क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर आपने डिज़ाइन किया है कि हमारा जो टीचर ट्रेनिंग क्वालिटी है या टीचर सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, वो हमारी क्वालिटी को कंसिस्टेंट कवर कर पाए अक्रॉस द फिजिकल स्पेसेस 17 एंड द ऑनलाइन स्पेस? The first is selection of a teacher. ठीक है, So it is my responsibility to select a teacher. दिस इज योर डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो यू आर टेकन इट एज अ सेंट्रलाइज्ड सर रिस्पॉन्सिबिलिटी का पूरा सेंट्रलाइज्ड है। ठीक है। चाहे कोई गुवाहाटी में टीचर पढ़ाने जा रहा है, चाहे मुंबई पढ़ाने जा रहा है, चाहे पुणे है, चाहे कहीं पे भी है, और पंजाब, बठिंडा है, पटियाला है, अमृतसर, ठीक है। सो द रिक्रूटमेंट इज सोनली डन बाय मी। मेरे को छोड़ के कोई भी सेकंड इंसान नहीं है जो इसको टीचर को चूज करेगा, ठीक है। टीचर को अप्लाई करने के लिए पहले कम से कम 2 बार यूपीएससी का इंटरव्यू दिया होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एनीवन कैन कम एंड अप्लाई फॉर अ जॉब, वो नहीं हम करते। अगर आपने यूपीएससी का एक्सपीरियंस है, यूपीएससी में कम से कम आपने 2 बार इंटरव्यू दिया हुआ है, देन ओनली विल टेक योर डेमो। सो बेसिकली यू आर नॉट हायरिंग अ हिस्ट्री और अ ज्योग्राफी टीचर, यू आर एक्चुअली हायरिंग टीचर्स ऑल्सो जिन्होंने यूपीएससी प्रैक्टिस किया है, 2 बार एग्जाम दिया है, तो दे नो द जर्नी एटलीस्ट। फर्स्टली इज दे नो द जर्नी, सेकेंडली दे हैव एन अप्रोच ऑफ यूपीएससी होती है। फॉर एग्जाम्पल, हमें कॉलेज में बोला जाता था ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आप 600 वर्ड्स में लिखो। लेकिन यूपीएससी क्या बोलती है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको 125 वर्ड्स में लिखो, 150 वर्ड्स में लिखो। टू राइट इन 1000 वर्ड्स 600 वर्ड्स इज वेरी इजी। Yes. To write much more than that in 125 words is very difficult. So you need to have that particular approach. और यहाँ पे एक वर्ड के चेंज होने से पूरे का पूरा आंसर चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मनरेगा का पिछले 20 साल के बारे में बताओ, उसके पीछे आ गया डिस्कस, आपका आंसर सेपरेट है। उसके पीछे आ गया कमेंट, आपका आंसर सेपरेट है। उसके पीछे आ गया क्रिटिकली कमेंट, आपका आंसर डिफरेंट है। उसके पीछे आ गया एनालाइज, आपका आंसर डिफरेंट है। उसके पीछे क्रिटिकली एनालाइज आ गया, आपका आंसर डिफरेंट है। इट इज डिफरेंट, इवन इंट्रोडक्शन इज डिफरेंट। Yes. बॉडी पार्ट तो होगा ही होगा, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन भी दोनों का डिफरेंट है। Right. तो जिस टीचर का ये अप्रोच नहीं हुआ होगा, देन फॉर एग्जाम्पल इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। तो हम कोशिश करते हैं, कोशिश नहीं, वी मेक इट अ पॉइंट कि अगर आपने 2 बार यूपीएससी इंटरव्यू नहीं दिया हुआ, यू विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ लुक आईएएस। ठीक है। सो जो बच्चे इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं फ्यूचर में, या जो माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा ऐसा कुछ करे, कृपा करके उन्हें कंटेंट राइटिंग जरूर सिखाएं, बहुत काम आएगी। अलग अलग तरीके के बहुत सारे आंसर आपको लिखने पड़ सकते हैं, 1000 वर्ड्स की चीज़ों को 100 वर्ड में लिखना पड़ सकता है, और ये सब कुछ एक स्किल है जिसको आज की दुनिया में हम डिजिटली कंटेंट राइटिंग या कॉपी राइटिंग बोलते हैं। एंड मैंने अभी एक काम किया अपने घर में, जस्ट टू गिव अ चेंज। मैं आई थिंक 16-17 साल की उम्र तक भी इंग्लिश में बहुत ख़राब था। इवन जब कंटेंट लिखना भी स्टार्ट किया तो लोग कमेंट करते थे, तेरे को इंग्लिश नहीं आती, लिखता क्यों है? तो मेरा प्रोफाइल है, लिख तो सकता ही, मेरी वो क्या है। सो मेरी नीज़ है, शी इज़ 8 years old। मैंने उसको 5-6 साल की उम्र से एक डेडिकेटेड इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन टीचर दिया हुआ है, अपार्ट फ्रॉम स्कूल। एंड आई एम नॉट चेकिंग देयर रिजल्ट्स। मैंने कहा ये रिजल्ट के लिए नहीं है,
ये तेरे पास टीचर 10 साल के लिए है, बिल्कुल राइट। तो जब तक वो 15 साल की होगी ना, उसका ये सब सॉर्टेड होगा, यस क्योंकि ये एक लाइफ स्किल है। IAS और नॉट, एनी एजुकेशन और नॉट, कंटेंट राइटिंग, कम्युनिकेशन, लीडरशिप इज अ लाइफ स्किल, सेल्स इज अ लाइफ स्किल। यस तो ये तो आना ही चाहिए, दिस इज बेसिक। So what I personally believe, certain things you develop while watching your parents Yes. or while watching your good friend circle. इसलिए कहते हैं choose your friends very wisely. Yes. कि आपके दोस्त कौन होने चाहिए वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. Right. For example, I'll tell a small story. एक इंसान था जलालुद्दीन. जलालुद्दीन के पास एक गधा था. जलालुद्दीन खुद और अपने गधे को अपनी छत के ऊपर लेके चला गया. जब गधा के ऊपर पैर मारने लगा तो जलालुद्दीन उसको बोलता, भाई छत टूट जाएगी, मैं भी गरीब हूँ, छत भी कमज़ोर है, नीचे आ जाओ. वो खुद तो आता नहीं होता है और फॉर एग्जांपल जलालुद्दीन आप आ जाता है, नीचे आके बैठ जाता है. वो फिर पैर मार रहा होता है छत के ऊपर, जलालुद्दीन फिर उसको वापस लेने चला जाता है. तो उसको पैर मारता, जलालुद्दीन नीचे गिर जाता है, छत से नीचे गिरता है और फिर आके कमरे में बैठ जाता है. फिर उसको नीचे से ऊपर मार रहा होता है पैर, तो उसको रोकने की कोशिश करता है, वो नहीं रुक रहा होता गधा. एंड आफ्टर 5 to 10 minutes वो जब मार रहा होता है तो नीचे गिर जाता है. छत टूट गई, गधा नीचे गिरा, छत भी गिरा और जलालुद्दीन के ऊपर गिरा और इसके भी चोट लगी. चूज योर फ्रेंड्स वेरी वाइजली, आई एम सेइंग, फॉर द रीज़न दैट आप उन लोगों के ऊपर टाइम इन्वेस्ट करें जो आपको आने वाले समय में आपको की प्रॉब्लम ना क्रिएट करे. करेक्ट. कई बार हम कुछ लोगों को ऐसी पोजीशन में ले जाते हैं जहाँ पे वो पोजीशन एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे होते, तो वो क्या होता है, अपना भी नुकसान करते हैं. करेक्ट. गधे की तरह. Yes. जो इंसान लेके गया होता है जलालुद्दीन की तरह, उनके ऊपर गिर के उनका भी नुकसान करते हैं और जिस पोजीशन पे चले जाते हैं छत के ऊपर, उस छत का भी नुकसान करते हैं. देयरफॉर व्हाइल चूजिंग योर फ्रेंड्स यू नीड टू बी वेरी कॉशियस बिकॉज योर पर्सनैलिटी इज नॉट ओनली योर पर्सनैलिटी, इट इज सम ऑफ द पीपल हु आर अराउंड यू. They disgrace everything basically. यस. और अगर फॉर एग्जाम्पल 5 दोस्त हैं, 4 लोग मोटे हैं, 5वां जिम जाता है, देयर आर 80% चांसेस कि 5वां भी जिम छोड़ के शाम को डेली बर्गर पिज्जा खाएगा. बिल्कुल बिल्कुल. और इफ इट इज वाइस वर्सा तो और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा. अगर 4 जिम जाते हैं और एक मोटा है तो वो भी जिम जाना स्टार्ट कर देगा और फिट हो जाएगा. यस यस. फॉर एंड दैट इज आपके दोस्त नहीं है, आपकी पर्सनैलिटी, आपका माइंडसेट है, आपका टाइम इन्वेस्टमेंट है. और ऐसे लोगों के ऊपर कभी भी टाइम इन्वेस्ट ना करो जो आपको कल को इतना तोड़ देंगे, अब दोबारा ही आप अपने आप को इकट्ठा आप खुद को बिल्ड नहीं कर पाओगे. ठीक है. सो सर की इस बात पे बोलूँगा, यही सोच के हमने स्टार्ट किया था सक्सेसफुल कम्युनिटी, विच इज़ अ ग्रुप ऑफ फाउंडर्स लाइक सर, राइट. इफ़ यू आर अ फाउंडर who is looking for support system, who is looking to meet people like him and all the people that are there. So चंडीगढ़ में अभी हमारे पास 150 लोग हैं, right, and all of them are very good founders doing a revenue anywhere between 5 crore to 100 crore revenue. So this community can be a important aspect for you. So अगर आपको कुछ नहीं भी आता है और एस्पिरेशन है तो आप बन जाओगे, राइट. सो ये एक एजेंडा था सक्सेसफुल कम्युनिटी का. सो आई थिंक वहाँ पे वो कंपनी वाला पार्ट हमारा सॉर्ट हो जाता है. Yes. क्योंकि सबको सपोर्ट तो चाहिए. नहीं, यहाँ पे गाइडेंस सबको चाहिए. तो सबका लक नहीं होता, सबका लक नहीं होता. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. गाइडेंस हमेशा चाहिए और गाइडेंस किससे चाहिए, व्हाट इज इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जाम्पल, अगर आज मेरे को भी कोचिंग इंस्टीट्यूट खोले कि हम कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलना चाह रहे हैं, सर आप गाइड करिए. जिस तरीके से मैंने स्टार्ट किया तो वो आज नहीं हो सकता. करेक्ट. बिकॉज इट इज 10 years अप्रोक्सीमेटली, हमें 9 साढ़े 9 साल हो गए हैं, 10 साल होने वाले हैं. ठीक है, 10 साल पहले का सिनेरियो आज का सिनेरियो डिफरेंट है. देयरफॉर आई फॉर एग्जांपल जब हमने शुरू किया था देयर वाज नो प्रॉपर ऑफिस. करेक्ट. अब हम लाइबिश ऑफिस में बैठते हैं, अदर थिंग्स दैट आर देयर. तो लेकिन उन पे जो प्रॉब्लम्स हमने फेस करी है इनिशियल फेज में, हमने ऑलमोस्ट एवरी प्रॉब्लम वी फेस्ड. स्टार्टिंग में आई टेल आई शेयर अ स्मॉल थिंग. फॉर एग्जांपल, रात को हम जाते तो लड़कों के साथ जाकर उनके दीवारों के ऊपर पोस्टर लगवा के आते कि मलुका ये इसमें कोचिंग लो. सुबह उठ के न्यूज़पेपर में उनके साथ पैम्फलेट डलवाने जाते, पैम्फलेट रोलिंग गड़बड़ ना करे. 4 बजे हम डलवा के 6 बजे वापस आते, 9 बजे जाके फिर क्लास लेते. एंड दैट कंटिन्यूड. सक्सेस इज नॉट ओवरनाइट. हमने 6 बजे सो के 8 बजे 9 बजे क्लास भी ली हुई है. एंड दैट कंटिन्यूड फॉर नॉट ओनली 1-2 days, दैट कंटिन्यूड फॉर अप्रोक्सीमेटली 1.5 से 2 साल तक. ये हमें पता है ना, जब आप अकेले थे. ठीक है. एंड दैट वाज डन सोनली बाय मी. सो सर, आपने बताया कि आपने रात लेट नाइट तक फ्लेक्स बोर्ड्स लगाए शहर में, फिर सुबह 4 बजे पैम्फलेट्स डाले, एंड उसके बाद 6 बजे घर जाके फिर थोड़ा सा सो के फिर 8 बजे फिर से टीचिंग करना स्टार्ट किया. ये शुरुआती दिन थे. तो ये जो स्पेस ऑफ मार्केटिंग ही मैंने तो बहुत देखा है, क्योंकि हमारे घर में पंजाब केसरी आज भी आता है, राइट. न्यूज़पेपर बंद नहीं हुआ, मैंने नहीं पढ़ा, बट मेरे फादर पढ़ते हैं, उसमें पैम्फलेट्स निकलते थे.
और अगर मेरे काम का कुछ है तो मैं उसे रखता भी था, है ना। और उसमें स्पेशली कोचिंग सेंटर्स, ट्यूशन सेंटर्स, यही सब निकलता था, तो काम तो करता है। बट आज की डेट में जब भी हम किसी बड़े ब्रांड के पास जाते हैं ना, बहुत जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करता इन चीज़ों को, ये करना चाहिए। सो व्हाट इज़ द इफेक्टिवनेस ऑफ दिस काइंड ऑफ मार्केटिंग, क्योंकि इसको आप ट्रैक नहीं कर सकते कि इसकी वजह से हुआ क्या। इसमें कितना पैसा लगता है? लेट्स से हमें 20,000 पैम्पलेट्स डालने हैं न्यूज़पेपर्स में, ट्राई सिटी में पूरे, जो कि एक 70 किलोमीटर का सर्कल है शायद, एंड हमें यहीं पे सारे वो अपने फ्लैक्स बोर्ड्स भी लगवाने हैं। इसमें अप्रॉक्सीमेटली कितना खर्चा लग जाता है और इसका ROI हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम इसको डिफरेंटली टैकल करते हैं। कुछ ब्रांड्स के नाम मैं आपसे पूछता हूँ, आपने सुने हैं कि नहीं सुने? ठीक है। कोक, हाँ सुना, पेप्सी, सुना है, एडिडास सुना है, सुने हुए हैं, बिल्कुल नाइकी। सुना है, फाइन, क्या ये लोग एडवर्टीजमेंट्स करते हैं? बिल्कुल करते हैं। क्या ज़रूरत है इनको? विजिबिलिटी बनी रहनी चाहिए, टू बी विजिबल ऑलवेज। रोज कोई नया आ रहा है उनको देखने वाला। कोई नया आ रहा है और हमें पता है, और हम दुकान पे जाके पूछेंगे कि वही कोका कोला दे दे भाई, हाँ, वो माइंड में उन्होंने बिठा दिया दिखा हमें। दिया। क्यों? बिकॉज ऑफ द मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट। मल्टी डायमेंशनल, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अलग अलग तरीके से इसको देखना चाहोगे, फॉर एग्जाम्पल होर्डिंग्स इज वन एस्पेक्ट, ठीक है, पैम्फलेट्स इज अनदर एस्पेक्ट, डिजिटल मार्केटिंग इज अ थर्ड एस्पेक्ट। आज से अगर 15 साल 20 साल पहले हम बात करते हैं, इवन फॉर एग्जाम्पल वी वर नॉट देयर, तो 15 साल पहले डिजिटल मार्केटिंग का उतना दौर नहीं था, लेकिन आजकल डिजिटल मार्केटिंग का ही दौर ज़्यादा है। पहले हमने पैम्फलेट्स का ज़्यादा दौर था, बट आज भी उस चीज़ की डेफिनेटली एग्जिस्टेंस है। मेजॉरिटी पीपल दे थिंक कि नहीं यार, एक पैम्फलेट मेरे को बनवाने में 2 रुपये लगेंगे, डलवाने में 1 रुपये लगा, 3 रुपये का पड़ गया। 20,000 डालने हैं तो 60,000 रुपये चला गया, और 60,000 एक ही दिन में ख़त्म हो गया। करेक्ट, वेरी ट्रू। लेकिन अगर मैं 60,000 की एडवर्टीजमेंट करना है, अच्छे लेवल की एडवर्टीजमेंट करना है, कम से कम ज़्यादा नहीं तो 5-6 दिन तो चलेगा ही चलेगा, और ज़्यादा लोगों तक रीच भी हो पाएगी। अब इन दोनों में क्लैश चल रहा है कि कहाँ पे कौन सी विजिबिलिटी हो। दोनों हो जाएं, इट इज़ सोने पे सुहागा, बहुत बढ़िया है। एक अगर दोनों में से करना चाह रहे हैं तो इट हैज़ टू बी हाफ ऑफ। ओके, लोग कहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं कि नहीं मैं सिर्फ डिजिटल ही करूँगा, ऑफलाइन नहीं करूँगा। बट अगर वही चीज़ आप डिजिटल देख रहे हो, आपने फ़ोन खोला वहाँ पे मलूका आईएएस आ गया, आपने न्यूज़पेपर खोला वहाँ पे मलूका आईएएस आ गया, आप रोड पे चल रहे हैं वहाँ पे मलूका आईएएस आ गया, एक ही चीज़ आपको डोमिनेट कर रही है, बैठ गए मीन्स मलूका आईएएस। करेक्ट। एंड वो तब होगा अगर आपके पास टीचर्स अच्छे हैं। एडवर्टीजमेंट कैन ओनली गेट यू क्लाइंट्स बट नॉट फाइनल एडमिशंस। ना तो एडमिशन, ना रिटेंशन, ना रेफरल, वो सब हाँ को अलग से मेंटेन कर, वो मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है। वो तब होगा अगर आप उनको जो दिखाया है, जो बताया है, रियलिटी में भी वो रहेगा, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। यू गेट द क्लाइंट्स, आपने वहाँ पे तक आ गए हैं, लेकिन उसके बाद हमने बच्चों को गाइड कर रहे हैं, टीचर्स पढ़ाने वाले अच्छे हैं, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल रहे हैं, आंसर वैल्यूएशन हो रहा है, 1-to-1 मेंटरशिप हो रही है, क्वालिटी टीचिंग मेंटेन किया जा रहा है। ऑल दोज थिंग्स विल डेफिनेटली बी इन अ पोजीशन टू मेंटेन। क्यों? ठीक है। बिकॉज वी आर नॉट दैट इंस्टीट्यूट। मेजॉरिटी इंस्टीट्यूट्स क्या होते हैं, 1.5 लाख रुपए फीस है, 2 किश्तों में हमें दे दो, तो 75,000 का तो नुकसान हुई क्या आपका? हाँ, 75,000 आप 6 महीने 4 महीने बाद दे दो। हम क्या कहते हैं, नहीं, कम टू अस। इतना भी सब कुछ देख लिया, हमारे पास रिजल्ट भी है, एडवर्टीजमेंट्स भी है, ऑलमोस्ट वी आर गोइंग ऑन एवरी पॉडकास्ट हमें जो बुला रहे हैं पंजाब पे, एंड वी आर ट्राइंग टू अप्रोच, सब कुछ है हमारे पास। लेकिन फिर भी हम क्या कहते हैं, नहीं, अगर आपकी 1.5 लाख फीस है, आप इसको 10 इंस्टॉलमेंट में दो। अच्छा, 10 महीने में पूरी करो 12 महीने की फीस। क्यों? हमें हर बार प्रेशर रहेगा कि नहीं, बच्चा हमें रिटेन भी तो करना है। वो रिटेन तब हो पाएगा अगर हमारे पास क्वालिटी है। सही। तो ओनली एडवर्टीजमेंट्स विल नॉट वर्क, ओनली विजिबिलिटी एंड विल नॉट वर्क टिल द टाइम यू डू नॉट हैव अ गुड क्वालिटी टीचर्स। जैसे बहुत सारे हमारे ऑनलाइन में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आए, बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी करी और एकदम ही बाप गायब हो गए, एंड प्रॉब्लम्स आर देयर। करेक्ट। द क्वालिटी टीचिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, नॉट द एडवर्टीजमेंट एस्पेक्ट। सो एडवर्टीजमेंट विल जस्ट क्रिएट अवेयरनेस कि आप एग्जिस्ट करते हो, तो स्टूडेंट आएगा आपके पास, वो जैसे और वहाँ से एक अलग जर्नी स्टार्ट होती है स्टूडेंट और आपकी इंटरेक्शन में, वहीं से सब कुछ आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, रिटेंशन, एडमिशन, रेफरल, रेवेन्यू, सब उसके बाद बढ़ेगा। ठीक है। तो सर, अगर जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, आज जैसे मेरी मासी हैं, शी इज़ अ वेरी गुड ट्यूशन टीचर है इन ट्राई सिटी। शी टीचेस बिजनेस, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स 11th क्लास से लेके ग्रेजुएशन तक।
अगर ऐसा कोई भी इंसान है जिसको अपना इंस्टीट्यूट खोलना है, विच यू वांट टू गो लेट्स से नेक्स्ट लेवल, उसको आज कैसे स्टार्ट करना चाहिए? एक स्पेस का कॉस्ट कितना है, कितने बच्चे ऑप्टिमाइज करने के लिए कितने बच्चे होने चाहिए कि प्रॉफिटेबल भी हो सके और स्टूडेंट्स को भी इनफ वैल्यू दे सके, कितने स्टूडेंट्स होने चाहिए एक बैच में, एंड अप्रॉक्सीमेटली एक ऐसा कोचिंग सेंटर कितना पैसा कमा सकता? फर्स्ट थिंग इज लोकेशन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जहाँ पे आपके मासी या कोई भी है वहाँ पे कितने बच्चे आ सकते हैं, मीन्स कि वो कहते हैं ना जंगल में मोर नाचा किसने देखा, कितना देखा, दैट इज थिंग। ठीक। क्यों? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया मार्केटिंग करी, लेकिन बच्चे पढ़ने वाले वहाँ पे नहीं है। जब वहाँ पे बच्चे पढ़ने वाले वहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, लेकिन आने के लिए कुछ भी नहीं, आने जाने के लिए कुछ ट्रैवल की प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, द फर्स्ट थिंग इज लोकेशन बिकम्स वेरी वाइटल फॉर द सक्सेस। सेकेंड थिंग, लोकेशन के बाद जो एडवर्टीजमेंट्स है वो करना चाहिए। अगर नेक्स्ट लेवल के ऊपर जाना है आपको, आज से 5 साल पहले नेक्स्ट लेवल पे जाने का तरीका और आज के ऊपर नेक्स्ट लेवल जाने का तरीका इज डिफरेंट। फंडिंग मिल रही है एक एस्पेक्ट, अगर हम फंडिंग नहीं मिल रही है अपने पॉकेट से लगाना है, द फर्स्ट थिंग इज हैविंग अ गुड लोकेशन, बीइंग अ गुड टीचर, एंड सेकेंडली बीइंग विजिबल ऑल्सो, कि आप कितना एडवर्टीजमेंट्स कर रहे हैं, रिजल्ट्स आपका क्या आ रहा है। अगर सब कुछ सही तरीके से कर रहे हैं, अगर एडवर्टीजमेंट फॉर एग्जाम्पल अगर आपका रेंट है, नॉर्मली आई विल आस्क फ्रॉम यू ऑल्सो, अगर आपका रेंट है 1 लाख रुपए, एडवर्टीजमेंट पे आपको कितना लगाना चाहिए मंथली? 25-30 हज़ार तो मिनिमम एड्स पे लगाओगे आप। आई वुड एडवाइज यू टू मल्टीप्लाई इट बाई 4, मीन्स एडवर्टीजमेंट आपकी होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने बुटीक खोला हुआ, जस्ट एज एन एग्जाम्पल, और बुटीक के पास अच्छे सूट्स हैं और एडवर्टीजमेंट के साथ फॉर एग्जाम्पल यू कैन सेल मच मोर सूट्स एज कम्पेयर टू अदर, ऑब्वियसली इट इज रीचिंग आउट टू द मासेस। यस, कोचिंग इज वन थिंग जहाँ पे ये मैटर करता है कि बच्चे कितने आ सकते हैं। हर घर को कोचिंग की जरूरत नहीं है, बट सूट का क्या हो गया वहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा। क्यों? बिकॉज आपको सोशल मीडिया पे अलग तरीके से, आपको दूर दूर से ऑनलाइन के भी पड़ेगा। यस, अगर आपने कॉमर्स की कोचिंग करनी है, ऑनलाइन जाना है, इट विल नॉट गो दैट बिग, करेक्ट, फॉर वेरियस रीजंस दैट आर देयर। लेकिन अगर आपने सूट बेचना है, फीमेल्स का कुछ और बेचना है, गो बिग। आप कनाडा में बहुत सेल आउट कर सकते हैं, यूएस में कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में कर सकते हैं, न्यूजीलैंड में कर सकते हैं, ऑल ओवर नदर्न पार्ट एटलीस्ट यू कैन डू इट। करेक्ट, देयरफॉर टोटली डिपेंड्स अपॉन द इंडस्ट्री इन विच यू आर एंड द क्वालिटी ऑफ द मटेरियल दैट यू आर यूजिंग, तो वो दोनों चीज़ मैटर करती है। सो अगर किसी को भी फिजिकल इंस्टीट्यूशन खोलना है, वो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा है टीचर, तो उसको लोकेशन सबसे ज़्यादा मैटर करता है। उसको अपना मार्केटिंग माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि विजिबिलिटी बहुत ज़रूरी है, एटलीस्ट उस 10 या 20 किलोमीटर के एरिया में, एंड ये कोशिश रखना ज़रूरी है कि वहाँ से आने जाने का इजी कन्वेंस होना चाहिए। क्योंकि एक स्टूडेंट के पास हो सकता है बाइक या अपनी प्राइवेट कार ना हो, तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही चूज़ करेगा। बिल्कुल, एंड आई थिंक फॉर्चुनेटली चंडीगढ़ में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कोई कमी नहीं है। चंडीगढ़ इज नॉट अ प्रॉब्लम, हाँ, मेजॉरिटी एरियाज में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप, सबसे बड़ी बात है स्टूडेंट वहाँ पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, फॉर ऑलरेडी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, कि कोचिंग इंस्टीट्यूट है, लेकिन किसी का भी हो, जैसे फॉर एग्जांपल नीट की तैयारी, जेई की तैयारी, बच्चा है तो आ तो रहा है ना, करेक्ट, देन यू गिव देम एन ऑप्शन कि नहीं यार आईएएस का भी कर सकते हो, Yeah. कॉमर्स का भी कर सकते हो। करेक्ट। अगर बच्चा ही वहाँ पे नहीं आ रहा है तो इट इज नो। सो बेसिकली प्रमोट योरसेल्फ इन अ स्पेस जहाँ आपकी ऑडियंस आ रही है, फिजिकल स्पेस में भी। सो जैसे कि चंडीगढ़ में सेक्टर 34 है, 35 है, 36 है, पूरा इंस्टीट्यूशनल एरिया है एक तरीके से, तो बच्चा किसी ना किसी वजह से तो वहाँ आ ही रहा। यस, ठीक है। सो सर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, अब मैं जाऊँगा उस एरिया में, द डार्क साइड ऑफ दिस एंटायर एजुकेशन इंडस्ट्री। मैंने लिंक्डइन पे एक पोस्ट लिखा था which was about somebody scammed me with $10,000. I actually wrote about my engineering as a journey। 10 लाख का मैंने फीस दिया था, जिसमें कोई गाइडेंस नहीं था, जिसमें कोई करियर नहीं था, जिसमें जॉब्स के बहुत बड़े बड़े प्रोमिसेस थे, बट जॉब थी नहीं, राइट। सो इंस्टीट्यूट्स, कॉलेजेस, दे सेल अ बिग ड्रीम टुडे कि आपका करियर बन जाएगा। आज डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट्स की भी ऐसे एक भीड़ लगी हुई है, राइट। दे सेल अ लॉट। 3 महीने का या 6 महीने का डिप्लोमा कोर्स के लिए बोलते हैं, बट मेरी गारंटी है आप ना उस बच्चे को 5 साल में भी डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट में बिठा के तो नहीं सिखा सकते, राइट। बिकॉज जो टीचर है उसने खुद कभी डिजिटल मार्केटिंग में अच्छे जॉब नहीं किया। प्रैक्टिकलिटी इज इंपॉर्टेंट, राइट। सो ड्रीम सेल होते हैं, एंड आई डोंट डिसअग्री कि ड्रीम बेचना चाहिए। ड्रीम ही है ज़िंदगी में, एम्बिशन नहीं होगा तो वैसे भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अब हमें भी पता है कि एक्चुअली में 10% लोग ही या तो आईएएस बनेंगे, या बहुत तगड़े डिजिटल मार्केटर बनेंगे, या जेई क्रॉस करेंगे, सबको पता है ही, राइट।
जो बच्चे नहीं कर पाते वो क्या करें? फॉर एग्जाम्पल, आई प्रिपेयर फॉर यूपीएससी, ठीक है, एंड फाइनली आई कुड नॉट गेट इनटू इट. यस, मैं आपके पास बैठा हूँ ना. हाँ बिल्कुल बैठे, ओनली फ्यू आर फॉर्चुनेट इनफ टू रीच दिस प्लेस. राइट. Few people are fortunate enough, for example, to open up coaching institutes and run them successfully. ये कब होता है सौरभ? मैं शीशे में अपने आप को खड़ा होकर बोल सकता हूँ, कह सकता हूँ मैंने ईमानदारी से मेहनत करी थी. सक्सेस होना या सक्सेस ना होना मेरे हाथ में नहीं, भगवान के हाथ में था. लेकिन अगर आप अपने आप को नॉट टू द अदर सोसाइटी, अपने आप को अपनी आंखों में आके डाल के कह सकती हो कि मैं सौरभ हूँ, मैंने इस फील्ड में बहुत मेहनत करी थी, इसमें कामयाब नहीं हुआ तो मेहनत बड़ी दूसरी जगह पे काम आएगी ही आएगी. बिल्कुल है. अगर हम 12 घंटे कहीं पे जगह पे बैठ के पढ़े हैं, ठीक है, दैट इज़ नॉट गोइंग इनटू वेन, और फिर हम यहाँ पे लेकर आ रहे हैं. देयरफॉर अगर आप ईमानदारी से पढ़े, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनका हुआ है और उनसे ज़्यादा ऐसे दोस्त हैं जिनका नहीं हुआ है. बिकॉज अप्रॉक्सीमेटली 10 to 12 लाख स्टूडेंट्स दे फिल द फॉर्म, एंड फिर 5-6 लाख बच्चे पेपर देते हैं प्रीलिम्स का, उसमें से 14-15 लाख हज़ार मेंस का पेपर देते हैं. एंड देन फॉर एग्जांपल इंटरव्यू देने जाते हैं 2500 बच्चा, एंड फाइनली 900,000 बच्चा फाइनल क्लियर होता है. मेजॉरिटी ऑफ देम दे डू नॉट क्लियर. करेक्ट. बट अगर आप सही जगह पे एक सही तरीके से काम कर रहे हो, वह कुछ मेरे ऐसे दोस्त हैं अपना बढ़िया से बिजनेस चला रहे हैं, अच्छे लॉयर्स हैं, कुछ मेरे ऐसे दोस्त हैं कुछ अच्छे एआई में काम कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, टीचिंग में अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ इंस्टीट्यूट्स अपने खोले हुए हैं. सो मीन्स इफ बट वही काम, एक बात मैंने कॉमनैलिटी देखी है, लेकिन सक्सेस सिर्फ वही लोग हुए हैं जो इस फील्ड में मेहनत कर रहे थे, इस फील्ड में कामयाब नहीं हुए, कहीं और जगह पे कामयाब हो गए. लेकिन वो लोग जो इस फील्ड में आने के बावजूद भी काम नहीं कर रहे थे ईमानदारी से, वो पहले भी नहीं सक्सेस हुए थे और आज भी कहीं जगह पे सक्सेस नहीं हुए थे. देयरफॉर इट इज़ द ऑनेस्टी दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जिम्मेवारी ऐसा नहीं कि अगर नहीं बच्चा हो तो इंस्टीट्यूट की जिम्मेवारी है, या बच्चे की जिम्मेवारी है, या पेरेंट्स की जिम्मेवारी है. मल्टीपल थिंग्स दे प्ले अ रोल. फॉर एग्जाम्पल, मैं एक अपने दोस्त की बात करता हूँ, इज़ इन टू स्टेट सर्विसेज. ठीक है, पहले यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, पहले इंटरव्यू दे चुका था, इंटर फाइनल सिलेक्शन नहीं हुई, अगले बार गया, मेंस दे रहा था, उसके स्टोन पेन हो गया और वहीं पे फेंटेड, फेल हो गया. ओ, किसकी गलती है? ये तो प्योर लक है. प्योर लक है. आई वॉज देयर इन टू द इंटरव्यू. मैं और मेरा दोस्त इंटरव्यू में गए, वो इस बोर्ड के पास चला गया, मैं इस बोर्ड के पास चला गया. ही वॉज रैंक 42, आई वॉज आउट ऑफ द लिस्ट. मेंस में मेरे मार्क्स उससे ज़्यादा थे. क्या कर लोगे? इट इज शेयर लक. सक्सेस इन एनी फील्ड डेफिनेटली वन पार्ट इज दिल से मैंने मेहनत की है कि नहीं, मैं अपने आप को सच बोल पा रहा हूँ कि नहीं. सो बीइंग ब्रूटली ऑनेस्ट विद योर सेल्फलेस. एंड देन देयर इज अ फैक्टर ऑफ लक व्हिच कैन एक्सेलरेट द जर्नी और स्टॉप द जर्नी. यस. लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं रुकता है. दिस एंटायर प्रिपरेशन विल हेल्प यू समवेयर एल्स ऑल्सो. सो इसके लिए मेरा भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. आई लेफ्ट मैकेनिकल इंडस्ट्री बाय 2013 ओनली, बिकॉज 1.5-2 साल ना उस वर्कशॉप में काम करके मैं समझ में आया कि ये मैं 40 साल तो नहीं कर सकता. बिल्कुल. बिकॉज आई स्टडीड इंजीनियरिंग, आई वॉन्टेड टू गो इनटू डिज़ाइन, और इंडिया में बहुत ज़्यादा होता नहीं है, तो मैं पूरा दिन चाबी पाने और ग्रीस लेके तो अपना मशीन पे काम नहीं. ऑल्दो दैट मशीन वॉज लाइक अ ड्रीम मशीन टू बी ऑपरेटिंग, बट ये डिसाइड कर लिया था कि अब ये नहीं करना है. And I entered into an industry called network marketing. It will make a lot of money, everybody told. And मैंने ना, आज भी अब मुझसे पूछता है ना कि क्या हुआ वहाँ पे, क्यों पैसा नहीं हुआ, तुम्हारा पैसा क्यों नहीं हुआ, तो मैं हमेशा बोलता हूँ भाई मैंने ना अपनी तरफ से जो मैं उखाड़ सकता था मैंने सब उखाड़ा. बिल्कुल. जो मैं सीख सकता था मैंने सब सीखा था. लेकिन उसका फ़ायदा बताता हूँ मुझे कहाँ हुआ. मेरे फ़ोन में आज 13,000 फ़ोन नंबर्स. बिल्कुल. मुझे कोल्ड आउटरीच नहीं करना पड़ा कभी. मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स हॉट हो गया. मैं दुनिया में किसी भी हिस्से में जाके ना, मुझे पैराशूट से छोड़ दो, मैं उन लोगों की भाषा समझ के उनसे कम्युनिकेट कर सकता हूँ और वहाँ पे एक मार्केट डेवलप कर लूँगा. मैं चंडीगढ़ आया बिल्कुल अकेला 2 साल पहले. कोई बिजनेस नेटवर्क नहीं था, कुछ नहीं था. बिल्कुल. आज आई थिंक यहाँ के सबसे ज़्यादा टॉप 100 इन्फ्लुएंशियल लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ. बिल्कुल. मैं उनको फ़ोन करता हूँ तो वो कहते हैं वैसे पॉडकास्ट पे आने का मन नहीं है, लेकिन अगर तू बुला रहा है ना तो हमारे. बिल्कुल. जब मैं ये लाइन सुनता हूँ ना तो आई बिलीव कि मैंने उनके साथ दोस्ती कर ली. बिल्कुल. यस, वेरी ट्रू. राइट. एंड आई थिंक ये सब मुझे सिखाया उस 7 साल. ये कोई कोचिंग इंस्टीट्यूशन, कोई किताब, कोई कॉलेज प्रैक्टिकलिटी सिखाई नहीं. प्रैक्टिकलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट है. आप किताबी नॉलेज आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है, बट इम्प्लीमेंटेशन नहीं. सो आई वॉज देयर इन पुणे, सो इन 2013, and that institute as MIT School of Governance, now it has become a university. तो MIT था वो वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी बन चुका है.
ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आई पर्सनली से कि ऐसा कोर्स सबको करना चाहिए, ठीक है, बिकॉज आपके कम्युनिकेशन स्किल्स और लीडरशिप क्वालिटीज़ के ऊपर डेवलप करता है। यही स्कूल्स में और यही कॉलेजेस में है जो है प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल कोई इंजीनियरिंग करने के बाद बाहर आता है, उसको कुछ नहीं आ रहा होता, बिल्कुल। किसी ने कॉलेज में डिजिटल मार्केटिंग करी, उसको डी भी नहीं आ रहा होता डिजिटल मार्केटिंग का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट। सही बात है। इसलिए आज मार्केट में बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आपको डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहे हैं, आपको सॉफ्ट स्किल्स सिखा रहे हैं, आपको यार बात करना सिखाना पड़ रहा है। करेक्ट, दैट इज़ अ प्रॉब्लम। तो मैं बोलता हूँ कि हर एक बच्चे को कम से कम, इवन फॉर एग्जांपल हु इज़ लेस देन 32, तो वो वहाँ पे MIT स्कूल ऑफ गवर्नेंस में जाना चाहिए। 1 साल 2 साल इन्वेस्ट करने चाहिए। कितना फीस है उसका सर? फीस व्हेन आई वाज देयर इट वाज अप्रोक्सीमेटली 90,000 के आसपास था 1 साल की फीस। अभी शायद 2 साल का कर दिया तो 2 लाख के आसपास होगा। बट दैट इज समथिंग दैट इज रियली वर्थ ऑफ। सर ऐसा कुछ ऑनलाइन हो सकता है तो मैं कर लूंगा पक्का। ऑनलाइन इट इज़ नॉट देयर। वहाँ पे बिकॉज आप वहाँ पे गवर्नर्स को मिल रहे हो, आप CMs को मिल रहे हो, आप मिनिस्टर्स को मिल रहे हो, और आपका झुग्गी झोपड़ी में भी टूर है, ठीक है। सो यू मीटिंग एंड रिलीजियस हेड्स ऑल्सो, सोशल एंटरप्रेन्योर्स को मिल रहे। सबसे पहले जो लोग एज अ सोशल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं उनको तो ये कोर्स करना ही चाहिए। ये कोर्स सबको करना चाहिए। जैसे ही मैं बोलता हूँ UPSC की तैयारी सबको करनी चाहिए, बिकॉज यू विल बी इवॉल्विंग एज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। आपको हर चीज़ के बारे में प्रॉब्लम है, हर चीज़ के बारे में आपको कंप्लेंट्स हैं। फॉर्मली क्या होता है कि हम हमेशा सरकार से कंप्लेंट करते हैं कि सरकार नहीं काम, IAS ऑफिसर नहीं काम करना चाह रहा, लेकिन बहुत बार IAS ऑफिसर काम करना चाह रहा होता, बट सर्कमस्टांसेस आर नॉट देयर। फॉर एग्जाम्पल व्हाट एन IAS ऑफिसर थिंक्स इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट अ कॉमन पीपल थिंक्स। करेक्ट। IAS ऑफिसर सोचेगा मैंने ये सड़क बनानी है, इस सड़क से गांव का बेनिफिट होगा, इसके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे, शहर के साथ अटैचमेंट बढ़ेगा, एंड लोग इनरिच हो जाएंगे, अच्छे स्कूल्स की फैसिलिटीज़ हो जाएगी, अच्छे कॉलेजेस की फैसिलिटीज़, हॉस्पिटल की फैसिलिटी। लेकिन एज अ फार्मर व्हाट आई विल बी थिंकिंग कि नहीं यार, ये सड़क तो मेरे खेत में से निकलती है, मैं नहीं करूँगा। सो देयर कैन बी डिफरेंट वेज ऑफ थिंकिंग। आपका पर्सपेक्टिव सही है या गलत है, दैट्स अ डिफरेंट एस्पेक्ट। बट व्हेन यू थिंक कि मैं अपने एज एन फार्मर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, एज एन बिजनेसमैन मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स, एज अ शॉपकीपर मैं सिर्फ अपना देखूंगा, करेक्ट, बट एज एन IAS ऑफिसर आप समाज का देखने की कोशिश करते हो, तो वैसा ही कोर्स कहीं पे भी हो फिजिकली करना मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ। सो मुझे ऐसा लगता है आज की दुनिया में जहाँ पे टेक्निकल स्किल्स बहुत ज़्यादा इररेलेवेंट होती जा रही हैं बिकॉज ऑफ द यूज़ ऑफ AI। क्योंकि आज हमने कल परसों एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल, एक एक्सपेरिमेंट किया क्लाउड कोड को लेके। एक बहुत अच्छे खासे AI एक्सपर्ट का पॉडकास्ट था 2 घंटे का राज शमानी के साथ। उसका सिर्फ YouTube लिंक उठाया, क्लाउड कोड में डाला, उसको बोला पूरा पॉडकास्ट सुन, एंड उसमें से जितने AI टूल्स की उसने बात की उसका पूरा लिस्ट बना। वो लिस्ट बनाने के बाद कंटेंट लिखना है कि ये टूल है, इसका एप्लीकेशन क्या है, और इसकी वजह से आपकी टीम में कौन सा ह्यूमन एलिमेंट रिप्लेस किया जा सकता है, और उसके बाद वो स्लाइड बाय स्लाइड पूरा कराउजल डिज़ाइन करना है। इट डिड एवरीथिंग in less than 6 minutes, right? And also posted the same on internet. We just tagged both the people, Rachamani and Vaibhav Sisintri. इस पोस्ट पे अभी तक पिछले 24 घंटे में 19,000 व्यूज़ हैं, एंड द पॉडकास्टर हिमसेल्फ कमेंटेड कि भाई लोग पॉडकास्ट देखना बंद कर देंगे इसके बाद, राइट? सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे यही काम मैनुअली करना होता ना तो शायद मेरा 1 हफ्ता लगता। बहुत एक डिज़ाइनर भी चाहिए होता, मैं पूरा पॉडकास्ट बैठ के सुनता, एक एक चीज़ नोट करता, फिर मैं इंस्ट्रक्शन देता, और डिज़ाइनर उस लेवल का डिज़ाइन कभी नहीं बना। बिल्कुल, ठीक है। सो बहुत सारी टेक्निकल स्किल्स तो इररिलेवेंट हो गई हैं। अब जो आगे USP आएगा, यूनिक सेलिंग पॉइंट फॉर एवरी इंडिविजुअल, विल बी द सोशल स्किल्स, द ह्यूमन स्किल्स, जिसमें इंसान की एक्चुअली ज़रूरत है, एंड आई थिंक वो पढ़ाने में बहुत ज़रूरत है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में ज़रूरत है, लीडरशिप में ज़रूरत है, टीम बिल्डिंग में ज़रूरत है, एंड ये आइडेंटिफाई करने में ज़रूरत है कि आज की ज़रूरत क्या है। बिल्कुल, ह्यूमन एलिमेंट्स इज इनरिप्लेसेबल। यस, हाँ, हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं, बट टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जांपल आपने एक्सपेरिमेंट किया, हाउ मेनी अदर पीपल यू नो दे डिड इट? दे डू नॉट डू इट, राइट? फॉर एग्जांपल आई स्टार्टेड कोचिंग इंस्टीट्यूट, जो हमने वर्ड शुरू किए थे गारंटेड ब्लेम्स, 70 साल पहले क्यों नहीं किसी ने किया? क्योंकि कोई लेना नहीं चाहता गारंटी नहीं लेना चाह रहा, प्लस नहीं उनके माइंड में आया।
ऑलवेज दैट विल कीप ऑन कमिंग. सो जो आपने एक एक्सपेरिमेंट किया था, आई वुड पर्सनली एडवाइज यू एज अ ब्रदर कि इसको हम बड़े लेवल पे लेके जाते हैं. करेक्ट. इफ देयर इज माई नीड समवेयर वी विल डेफिनेटली बी वर्किंग टुगेदर. लेकिन वहाँ पे बेनिफिट क्या होगा कि लेट अस प्रोवाइड सच अपॉर्चुनिटीज, ओपन अप द माइंड्स ऑफ द यंगस्टर्स दैट आर वर्किंग विद यू विद मी, सो दैट दे कैन ऑल्सो डू इट. करेक्ट. जो हमारे माइंड में मल्टीपल आइडियाज हैं, आपने 15 साल हो गए, मेरे को 15 साल हो गए, ठीक है. बिल्कुल. सो लेट अस ब्रिंग दिस एक्सपीरियंस ऑफ 30 years collectively so that we can make something that is really big for the upcoming generations. वो जरूरी है. सर अभी ना एक IAS ऑफिसर है, वो बन गया, सिलेक्शन हो गया, ट्रेनिंग हो गया, नाउ इज IAS ऑफिसर. अब he has to think broad, he has to think from every aspect. उसके ऊपर भी कोई है, द पॉलिटिकल बॉसेस, एंड एक तरफ पूरी समाज है, जनता है, मेरे जैसे लोग, जो आम जनता है, जिसकी डिमांड है कि जो मेरा IAS ऑफिसर है वो मेरे लिए कुछ करे. राइट. IAS ऑफिसर कुछ करना भी चाहता है और उसके ऊपर भी है. सो किसी एक IAS ऑफिसर ने, एक कमीशन्ड IAS ऑफिसर ने एक बहुत बड़े पॉडकास्ट में बोला था दैट करप्शन इज एक्चुअली ग्रीसिंग टू द इकोनॉमी. इसके बिना भी नहीं चलेगा. आप सोच रहे हो कि इसको हटा के चलाना है तो सब गियर चक्का जाम हो जाएगा. सो एक IAS ऑफिसर जो ऑनेस्टी से काम करना चाहता है, वो एक नया स्टूडेंट है, अभी उसे नहीं पता ये मशीनरी काम कैसे कर रही है. राइट. वो तो अभी नहीं, और ये आई थिंक कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले भी नहीं पढ़ाते होंगे. तो ये उन डायनामिक्स को कैसे समझे कि इसको ऊपर कैसे डील करना है, नीचे कैसे डील करना है, और जब पब्लिकली किसी अफेयर में फंस जाए तो खुद की ऑनेस्टी को कैसे बचा के रखना है, या फिर उसको भी क्या करप्ट होना पड़ेगा आने वाले समय में. दिस प्रॉब्लम वाज सो ह्यूज कि यूपीएससी ने एक पेपर इंट्रोड्यूस किया बाय द नेम एथिक्स इंटीग्रिटी. ओके. टू डेवलप एथिक्स एंड इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड अमंग द चिल्ड्रन स्टूडेंट्स. से करप्शन, फॉर एग्जांपल, राजीव गांधी ने बोला था एज अ प्राइम मिनिस्टर कि 100 में से सिर्फ 19 पैसा, यानी कि 1 रुपए में से सिर्फ 19 पैसा ही नीचे जाते हैं, 81 पैसे पूरे का पूरा गायब हो जाते हैं. आज आई कैन से कि 81 नहीं है, लेकिन कुछ तो आज भी है, बिकॉज करप्शन की बातें हो रही हैं और हर लेवल पे हो रही है. तो यूपीएससी ने पेपर भी इंट्रोड्यूस किया, हाउ टू डील विद इट, तो ये भी पढ़ाया जाता है. ओके. करप्शन इज अ टॉपिक इन सिलेबस ऑफ यूपीएससी. हाउ टू मेंटेन इंटेग्रिटी, हाउ टू हैव इमोशनल इंटेलिजेंस, हाउ टू डील विद पब्लिक प्रेशर, हाउ टू डील विद पॉलिटिकल प्रेशर, ओके. हाउ टू टेक योर डिसीजंस, हाउ टू कीप द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक एज अ होल इन फ्रंट ऑफ यू. तो पूरे का पूरा सिखाया जाता, प्लस द ट्रेनिंग इज देयर. हाँ, अगर उन्होंने कुछ बोला था कि इट इज समथिंग ऑफ अ ग्रीजिंग ऑफ अ मनी, तो ये तभी कम होगा अगर हम इसमें टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे. ओके. फॉर एग्जांपल, द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स आर डूइंग. पहले हमने कहीं, फॉर एग्जांपल, एक आधार कार्ड अप्लाई करना है, तो कुछ भी डॉक्यूमेंट अप्लाई करना है, तो उस यार वहाँ पे किसी को 500 रुपये पहले तो हो जाएगा. हाँ. लेकिन आजकल हम ऑनलाइन अप्लाई कर देते. सही बात है. किसी ने अपनी ज़मीन का कुछ डॉक्यूमेंट्स निकलवाने हैं, पहले पटवारी को पैसे दो, इसको पैसे दो, आजकल हम सब कुछ ऑनलाइन कर सकते हैं. सो टेक्नोलॉजी विल डेफिनेटली बी प्लेइंग अ वेरी वेरी वाइटल रोल टू ओवरकम दिस करप्शन. करप्शन है, कहीं ना कहीं पे एग्जिस्ट करती है. अगर सीनियर लेवल ऑफिसर करप्ट नहीं है तो जूनियर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहेगी. तो ये लेवल पे ऊपर जहाँ पे करप्शन हो रही है, वहाँ पे टेक्नोलॉजी एंड AI एंड अदर एस्पेक्ट्स व्हिच आर कमिंग अप दैट कैन प्ले अ वेरी फंडामेंटल रोल इन कर्विंग दिस. करप्शन तो है, ठीक है, एवरीवन अंडरस्टैंड्स कि चल रही है, लेकिन हमें अब 81 से लेके हम इसको कब 8 तक या 1% तक लेके आ रहे हैं, दैट इज टेक्नोलॉजी कैन प्ले मेजर. बट एज पर द इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी दिस इज रिड्यूसिंग एनी वे, बिकॉज अभी ह्यूमन इंटरेक्शन ही कम हुआ है छोटी छोटी चीज़ों में. यस. सिर्फ बड़ी चीज़ों में अब रह गया है. अब करप्शन अलग तरीके का है. अब पहले था कि आम आदमी के ऊपर 500 रुपए का बोल था, अब बड़े लेवल के ऊपर 5,000 का करोड़ का बढ़ रहा है. ठीक है सर, लेट्स मूव टुवर्ड्स अ रैपिड फायर. ओके, इफ यू हैव टू एक्सप्लेन यूपीएससी इन वन वर्ड. लव. लव. ओके. बिगेस्ट मिस्टेक एस्पिरेंट्स मेक. स्टडिंग टू मच, that material that is useless. Okay, studying too much. ठीक है. So sir, if not IAS, what is the best career choice for today? Business. Business. When it comes to learning, both wins, offline, online. Combination of both. Combination of both. One habit for success everybody should have. Emotional intelligence. Emotional intelligence. Okay. One uncomfortable truth about being an IAS. 24/7 you need to be present for the service of the people. 24/7. You
lose your life. This is for the people now. यस, ऐसा होता है कि आप आईएएस बन गए हो, आपके मज़े नहीं हैं, आपकी वाइफ के और आपके बच्चों के और रिश्तेदारों के मज़े हो जाते हैं. If a 20-year-old watching this feels lost between UPSC corporate entrepreneurship, what would you tell them? 1 year of UPSC preparation is must. If you feel comfortable, go ahead with it. Give it 3 attempts, not more than 3, because 21, 22, 23, or to a maximum till 24. And if you are not comfortable, not getting started, then go into entrepreneurship. And if it is a 23-year-old who, let's say, then chooses entrepreneurship, क्या है उसके लिए बेटर, लाइक हाउ डज इट स्टार्ट? बिकॉज उस टाइम पैसा नहीं होता है, अगेन फिर से नॉलेज नहीं होती है, क्या कर सकता है वो? पैसा नहीं चाहिए इतना ज़्यादा. आई स्टार्टेड कोचिंग इंस्टीट्यूट विदाउट मनी. मैंने बिना पैसे के शुरू किया. मैंने पेरेंट्स से आज तक एक सिंगल पैसा नहीं मांगा. बहुत सही. ठीक है, क्यों? अगर सही तरीके से काम कर रहे हो, यू विल गेट एन नंबर ऑफ गुड पीपल टू हेल्प यू आउट. 10, 15, 20 हज़ार का जुगाड़ कोई भी कर सकता है, और इतना ही चाहिए होता है निचले. इतना तो बच्चे गोवा जाने के लिए कर लेते हैं, कर लेते हैं पेरेंट्स से. इधर से कुंडी लगा ली, इधर से कुंडी लगा ली, तो जुगाड़ हम है. गोवा ट्रिप तो लोग कर ही लेते हैं. और आजकल आई थिंक हर 23 साल के बच्चे के पास 70,000 का आईफोन तो है. हाँ बिल्कुल है. तो मैं बोलता हूँ तो आईफोन बेच के स्टार्ट कर लो. तो 40-50 हज़ार इज नॉट दैट बिग अमाउंट विच इज़ डिफिकल्ट टू कलेक्ट. और इतने में 50 हज़ार में आप अच्छा कोई जुगाड़ करके 4-5 लाख का कर सकते हो, एंड देन यू कैन टेक अ बिग स्टेप. Very nice. Thank you so much, sir, for all the knowledge. This was so enlightening and so insightful.